हेलो एवरीवन। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। आज की जो हमारी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 को टारगेट करते हुए जो क्लास है वह है एफएलटी यानी कि टेस्ट नंबर 51 है। और यह जो है एक नए तरीके से अपन क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। इसके पहले तक जो भी चीज़ें हमने की हुई हैं उन सभी का अब क्या है पुराना इस दोबारा से क्या होने वाला है, एक व्यवस्थित तरीके से रिवीजन होने वाला है। और यह जो है मतलब हमारी कुल टेस्ट सीरीज में अगर देखेंगे तो ये 51 नंबर की है। लेकिन अभी तक हम जो है क्या करते थे कि सभी यूनिट से प्रॉपर टेस्ट बनाते थे, जो कि एमपीपीएससी की 10 यूनिट हैं। और आज का जो हमारा टेस्ट होने वाला है वो कैसे होगा, तो आप कहेंगे यह जो है हिस्ट्री का होगा। और हिस्ट्री में जो है हम जैसे कि एमपीपीएससी के सिलेबस में कुल कितनी यूनिट हैं, तो आप कहेंगे कि टोटल जो है 10 यूनिट हैं। 10 यूनिट हैं, प्रत्येक यूनिट को क्या करेंगे हम 4 बार जो है 4 क्लासें करेंगे अभी, ठीक है? तो ऐसे करके क्या है जो है ऐसे 40 दिन में क्या कर लेंगे हम, फिर से एमपीपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस क्वेश्चन के माध्यम से क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। बाकी अपनी थ्योरी वाली क्लासें अलग से जो है चल रही हैं। इसमें क्या करेंगे कि हम प्रत्येक यूनिट के 4 टेस्ट करेंगे, ठीक है? इन 4 टेस्टों में से 3 टेस्ट क्या होंगे, अपने 25-25 क्वेश्चन के होंगे। और इसमें जो है विश्लेषण टाइप का और व्यापक जो है गहराई से चर्चा की जाएगी। और एक यूनिट से 25 क्वेश्चन उठाएँगे, आपकी सब्जेक्ट में गहराई बनेगी। ये क्या होंगे हमारे कुल जो है 75 क्वेश्चन जो है 3 क्लासों में करेंगे। और जो हमारी इसी यूनिट की चौथी क्लास होगी, वो चौथी क्लास में हम क्या करेंगे, कंप्लीट यूनिट का जो है क्या है, एक 25 क्वेश्चन का जो है टेस्ट करेंगे, ठीक है? तो क्या होगा, 3 बार जो है हम क्या करेंगे, मतलब जैसे आज की क्लास है हमारी इतिहास में, तो प्राचीन भारत के इतिहास पर पूरी की पूरी बेस्ड से 25 क्वेश्चन लेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। फिर 25 क्वेश्चन मध्यकालीन के और 25 क्वेश्चन जो है आधुनिक कालीन के। और इसके बाद जो 25 क्वेश्चन संपूर्ण हिस्ट्री के लेंगे। और जो है पूरा इसमें तीनों क्लास का रिवीजन होगा। तो ये क्या होने वाला है, यही श्रृंखला जो है पूरी की पूरी अपनी 10 यूनिट में होने वाली है। प्रत्येक यूनिट से 4-4 क्लास करेंगे, यानी कि 4 दिन में 1 यूनिट करेंगे। इस प्रकार से प्रीलिम्स के पहले 40 दिन में हम क्या करेंगे, फिर से एक बार रिवीजन करेंगे। और फिर जो हमारा लास्ट टाइम बचेगा, फिर से एफएलटी शुरू करेंगे और उस एफएलटी जो है कुछ और एडवांस लेवल की होगी। तो चलिएगा, बेहतर लेवल की जो है आपकी तैयारी हो जाएगी। बस याद रखना, डेली करना है। क्या करना है? डेली करना है भाई, ये क्लास किसी भी हालत में नहीं छोड़ना। अगर एमपीपीएससी प्रीलिम्स देना चाहते हो, यकीन मानिएगा, इतनी फैक्ट फाइल आपके पास में होगी, इतनी जानकारी होगी कि इतनी जानकारी किसी टीचर के दिन नहीं होगी। अगर टीचर के पास नहीं होगी, अगर आप जो है क्या करते हैं, ध्यान से जो है जानकारी को याद करते हैं और डेली जो है क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं, टेस्ट देते हैं, जो कि अपनी पूरी स्टडी चलती है उसको अगर फॉलो करते हैं, देखिएगा आप जो है जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन देखना कि सब कुछ आपका इंक्लूड हो जाएगा। और आपका जो याद करने का जो भी प्रयास है वो चरम लेवल पर होगा। जब पूरी मेहनत आपकी एक बिंदु पर आ जाएगी ना, तब आप उस दिन एहसास करेंगे कि भाई हाँ, हमने जो है कुछ कर दिया। चलिएगा, करते हैं और ज़बरदस्त तरीके से करेंगे। इस बार ये क्वेश्चन जो है थोड़ी सी पहले की तुलना में क्या होंगे, कुछ क्वेश्चन जो है मैंने जो 100% क्वेश्चन लिए हैं उनमें से लगभग 40% को क्वेश्चन जो है टफ लेवल के हैं। और उसमें जो है ऐसे क्वेश्चन हैं कि एक क्वेश्चन से कम 8-8 10-10 जानकारी आपकी कवर होगी। सिर्फ क्वेश्चन से मैं व्याख्या दूंगा, उससे क्या होगी, अलग होगी। तो चलिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा और क्वेश्चन की तुलना जो है समय से मत कीजिएगा कि कितने समय में क्वेश्चन कर पाए हैं भाई, उसका जो है फैक्ट देखिएगा, उसमें व्याख्या देखिएगा, उस क्वेश्चन का वजन देखिएगा। उसके बाद जो कोई भी फालतू का जो है क्या है, कमेंट करने से जो क्या है, कहीं न कहीं आप जो क्या करेंगे, वास्तविकता का परीक्षण करेंगे। इसके बाद ही जो है कोई गलत बात बोलेंगे, अन्यथा जो है क्या है, बेकार लगता है, ठीक है? क्योंकि अगर अच्छे से एफर्ट दिया जाए तो उसका गलत नकारात्मक तरीके से आप जवाब देते हैं तो क्या है, उचित नहीं होता है। और फिर आपको क्या हो जाएगी, ब्लॉक लॉक हो जाएंगे। चलिएगा, देखते हैं हम जो क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। हमारे पास में क्या है, पहला क्वेश्चन है, फिर से बता दूं, प्राचीन भारत के इतिहास के 25 क्वेश्चन है इसमें। और जो है बेहतर तरीके से आपका होने वाला है। देखिएगा, इधर देखेंगे, अपने पास में जो पहला प्रश्न है आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर क्या करना है, विचार करना है आपको। जो आपके सामने युग्म दिए गए हैं इन पर विचार करना है। एक तरफ आपके पास में क्या दी हुई है, प्राचीन नदियां दी हुई हैं। जस्ट मिनट भाई, अपन एक बार टेक्निकल इशू पे से चेक करते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो बाद में। 1 सेकंड को समय दीजिएगा, ठीक है? हेलो, चलिए ठीक है, सब कुछ जो है व्यवस्थित तरीके से दिख रहा है यहाँ पर। और चलिए अपना वहीं पर आ जाते हैं। तो इसमें क्या दी हुई हैं, एक साइड जो क्या दी हुई हैं, नदियाँ दी हुई हैं, और एक साइड क्या दिया हुआ है, उनके आधुनिक नाम दिया। आप याद कीजिएगा, वैदिक काल हमने पढ़ा था और उसमें क्या पढ़ा था, एक प्रदेश पढ़ा था जिसे हमने क्या कहा हुआ था, सप्त सैंधव प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? आप कहेंगे सप्त सैंधव प्रदेश है। और सप्त सैंधव प्रदेश उसे कहते थे जिसमें क्या थी, कुल 7 नदियाँ थीं।
किसकी नदियाँ थी? सैंधव सिंधु की जो सिंधु और उसकी 7 सहायक नदियाँ थी, सभी मिलाकर के उन्हें क्या कहा जाता था? सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था और जो शुरुआती आर्य थे, यानी कि कौन से आर्य थे? आप कहेंगे जो ऋग्वैदिक कालीन आर्य थे, ऋग्वैदिक कालीन यानी कि 1500 से लगा करके जो 1000 बीसी तक के आर्य थे, वो शुरुआती आर्य कहाँ रहते थे? सप्त सैंधव प्रदेश में रहते थे। कहो जल्दी से बता दीजिए कि सप्त सैंधव प्रदेश में कौन-कौन सी नदियाँ आती थी? तो इसमें क्या आती थी? एक तो क्या होती थी? सिंधु नदी होती थी। क्या होती थी? सिंधु नदी होती थी और सिंधु की 5 सहायक नदियाँ होती थी। कहो कौन-कौन सी? एक हो जाएगी आपकी झेलम, क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी आपकी झेलम, एक हो जाएगी आपकी चिनाब, एक हो जाएगी रावी, एक हो जाएगी आपकी व्यास, रावी, व्यास और सतलज। क्या हो जाएगी? सतलज हो जाएगी। ये जो है सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ हो गई, कुल 6 हुई। एक और होती थी, एक कौन-सी होती थी? आप कहेंगे सरस्वती जो है, एक और होती थी। इसे क्या कहते थे? सप्त सैंधव प्रदेश कहते थे और इनके जो है ये क्या है वर्तमान में इस नाम से जानते हैं, पुराना नाम क्या होता था? सिंधु का तो सिंधु होता था। झेलम का जो हमें पुराना नाम क्या देखने को मिलता है? तो आप कहेंगे वितस्ता जो है इसका पुराना नाम देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? झेलम का जो है वितस्ता नाम जो है ध्यान ये जो है आपको देखने को मिल जाएगा। चेनाब का जो हमें प्राचीन नाम देखने को मिलता है तो आप क्या कहेंगे? इसका प्राचीन नाम हमें जो है अस्किनी देखने को मिल जाता है। क्या मिलता है? अस्किनी। रावी का क्या नाम मिलता है? तो आप कहेंगे परुशनी जो है रावी का प्राचीन नाम मिलता है। व्यास का जो प्राचीन नाम मिलता है वो क्या मिलता है? बिपाशा मिलता है और सतलज का जो है प्राचीन नाम क्या मिलता है? शतुद्री मिलता है। क्या मिलता है? शतुद्री मिलता है। अब देखिएगा कई प्रकार से नदियों से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। कहो बताइएगा कैसे पूछे जाते हैं? देखिएगा एक प्रश्न जो कई बार चल पहले उत्तर निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद एक्स्ट्रा प्रश्नों की चर्चा करते हैं। यही तरीका होता है। आपको जो है जैसे प्रश्न जैसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वर्तमान जो हाल की परीक्षाएँ हुई हैं, उनसे चेक कीजिएगा कैसे जो है एग्ज़ामिनर पेपर सेट कर रहा है, कैसे क्वेश्चन उठा रहा है अगल-बगल से, क्या-क्या उठ रहे हैं। और एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास में वो सभी फैक्ट होंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये क्या हो जाता है आपका बेस कंप्लीट हो जाता है, फिर जो है परिवर्तन बस करते रहते हैं, तैयारी बेहतर होती है। देखिएगा क्या पूछता है युग्म पर विचार कीजिएगा। परुशनी राभि का क्या सही है? तो आप कहेंगे सही है। शतुद्री सतलज का सही है, बिल्कुल सही बात है। अस्किनी व्यास का सही है क्या? आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि व्यास का प्राचीन नाम हमें बिपाशा देखने को मिलता है और अस्किनी किसका है? चेनाब का प्राचीन नाम है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वितस्ता झेलम का बिल्कुल सही है। तो क्या है यहाँ पर जो है देखिएगा उपरोक्त में से कौन से जो है सही सुमेलित है आपसे ये पूछ रहा है। तो 1 सही है और इसके बाद में 2 सही है और 4 सही है। ठीक है? तो 1, 2, 4 क्या हुआ आपका? सही हुआ। 1, 2, 4 जो है ये वाला आपका सही हो रहा है। अब देखिएगा कई बार ऐसा होता है कि हमसे सभी ऑप्शन नहीं बनते होते हैं, तो यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग किया जाता है। कैसे करेंगे? जैसे कि एक हमें पता चल जाए कि ये गलत है, तीसरा वाला गलत है, तो जिस ऑप्शन में तीसरा दिया होगा वो तो सही नहीं हो सकता। तो यानी कि एक ऑप्शन ये क्रॉस कर सकते हैं, एक ये क्रॉस कर सकते हैं, एक ये क्रॉस ऐसे भी क्या है, हम एक ऑप्शन से ही उत्तर निकल आया। अगर हमें ये बस पता है ये स्किनी का प्राचीन नाम ये नहीं है, तो ये जो है तरीका भी अपनाया जाता है। कई बार जो है ये तरीका काम करता है। जैसे कठिन प्रश्न बनते हैं ना, एग्ज़ामिनर कोई ना कोई क्लू ज़रूर छोड़ता है। अगर बहुत लेवल का कठिन होगा तो कोई ना कोई सॉल्व करने का उसका तरीका भी देता है। बस हमें ऑन द टाइम यानी कि जो 30-40 सेकंड का हमें परीक्षा के टाइम पर समय मिलता है, उसका क्या करें सदुपयोग करके हमें उस क्लू को जो है जल्दी से जल्दी देखना होता है। एक नज़र देखिएगा प्रश्न अगर नहीं बन रहा है तो दिमाग लगाइए कहीं न कहीं इसमें रास्ता ज़रूर छुपा हुआ है। कई लोग खोज लेते हैं, सिर्फ़ 1-2% लोग ही खोज पाते हैं जिनका जो बेस भी कंप्लीट होता है और जो है एडवांस लेवल की पढ़ाई होती है, सब कोई नहीं खोज पाता है और वही क्या ले पाते हैं, सिलेक्शन ले पाते हैं जो ऐसा कर पाते हैं। कैसे भाई इतनी भीड़ से अलग होना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है? तो ऐसे भी क्या कर सकते थे आप उत्तर निकाल सकते थे। तीसरा ऑप्शन गलत है, हमसे पूछ रहा है कौन-सा सही है? जिस ऑप्शन में तीसरा दिया होगा वो सही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सही वाला पूछ रहा है, ये क्या है गलत वाला ऑप्शन है। तीसरे वाले को मैंने क्या किया क्रॉस किया, अपने आप उत्तर जो है निकल आया। आई होप चीज़ें आपको जो है समझ में आई होंगी। आपका जो उत्तर होने वाला है क्या होगा ऑप्शन बी होगा। इसी प्रकार से अपन जो है सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे बेहतर तरीके से करेंगे। देखिएगा एक प्रश्न जो पूछा जाता है कि बितस्ता का युद्ध है, देखिएगा 326 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में हुआ था। इसे क्या कहते हैं? हाइडे स्पीसीज़ का युद्ध भी कहते हैं। या फिर प्रश्न पूछा जाता है कि सिकंदर जो आया हुआ था यहाँ पर, सिकंदर और पोरस की सेना के मध्य में जो है युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? आप क्या कहेंगे? बितस्ता के किनारे या इसे हाइडे स्पीसीज़ का युद्ध भी कहते हैं, झेलम के किनारे जो है हुआ था। कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व। ठीक है? एक ये पूछा जाता है। एक प्रश्न इतिहास को लेकर के ये पूछा जाता है कि जो ये परुशनी नदी है, इसके किनारे वैदिक काल में कौन-सा युद्ध हुआ था? आप कहेंगे 10 राज युद्ध हुआ था। कौन-सा युद्ध हुआ था? 10 राज युद्ध को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है। ऋग्वेद का जो 7वाँ मंडल है, उसमें जानकारी मिलती है। राजा सुदास और 10 जनों के मध्य में जो युद्ध हुआ था, उसे कहते हैं।
बाकी ज्योग्राफी की दृष्टि से कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं, मैं वहाँ पर चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि हमारी क्लास जो किस पर बेस्ड है, इतिहास पर जो है आज की बेस्ड है, तो इतिहास पर ही हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। जैसे अभी आगे चल कर के ज्योग्राफी पर जो है क्वेश्चन होंगे तो वहाँ पर जो है उसकी चर्चा की जाएगी। तो ये चीज़ समझ में आई। एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है, सरस्वती नदी को लेकर के आपसे प्रश्न पूछे कि ऋग्वैदिक काल में जो है सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन-सी थी? तो आप क्या कहेंगे? सरस्वती नदी। देखिए सबसे ज़्यादा बार उल्लेख होना अलग बात है, सबसे महत्वपूर्ण नदी अलग बात है। तो सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन-सी थी? सरस्वती थी। ध्यान रखिएगा, आर्य इसे क्या कहते हैं? नदीतमा कहते हैं। वेदों में क्या लिखते हैं? नदीतमा कहते हैं, यानी कि नदियों में श्रेष्ठ। इसे क्या कहते हैं? नदीतमा। देवीतमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देवीतमा भी कहते हैं, यानी कि मतलब एक प्रकार की नदी का देवी का दर्जा देते हैं, भगवान का दर्जा देते हैं। इसे क्या कहते हैं? जो कौन-सी सरस्वती नदी है, इसे क्या कहते हैं? सबसे पवित्र नदी भी कहते हैं, ठीक है? तो इसलिए क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण नदी है। चीज़ें क्या है, मज़ा आया? कितने क्वेश्चन क्लियर हुए? क्या एक क्वेश्चन से 15 से 20 क्वेश्चन क्लियर हुए या नहीं हुए? इसी प्रकार से आपको क्या करना है, ऑप्शन सॉल्व करने होते हैं, इसी प्रकार से जो है क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अगर मैं यहाँ पर ज्योग्राफी जोड़ दूँगा, 50 क्वेश्चन हो जाएँगे, लेकिन जो है बाद में समय को लेकर के वो होगा। देखिएगा, व्याख्या देख लीजिएगा, 1, 2, 4 जो है आपका सही हो जाएगा। आस्कनी का जो है आधुनिक नाम क्या है? चिनाब है। चिनाब क्या है? सिंधु की जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है। 3 परियोजनाएँ हैं इस पर खूब पूछे थे, सलाल, दुलहस्ती, बगलिहार, 3 परियोजनाएँ यहाँ पर बनी हुई हैं। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? बिपाशा है। और परशुनी का जो है इसके किनारे जो कौन-सा युद्ध हुआ था? 10 राज्य युद्ध हुआ था। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य काल का प्रश्न है, इसमें पूछ रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में क्या किया था? जैन धर्म जो है स्वीकार कर लिया था। शुरुआत में जो है अजीवक संप्रदाय या मतलब अन्य संप्रदायों का चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी होता था। बाद में क्या कर लिया था? जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। ये क्या कह रहा है हमारा प्रश्न कह रहा है, तो ये भी एक जो है प्रश्न का पैटर्न है पूछने का कि एक क्या दिया जाता है? कथन दिया जाता है। यानी कि जो कथन है वो, अगर ये जो कारण दिया जाएगा, अगर ये कारण सही है, तो हो सकता है भाई कारण सही हो, जो लाइन लिखी है वो सही हो, लेकिन इसके संदर्भ में सही ना हो। तब वो क्या कह देते हैं, कथन और कारण दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। अगर ये लाइन सही लिखी हुई है और ये लाइन भी सही लिखी हुई है और ये लाइन की व्याख्या अगर यहाँ हो रही है, तो हम कह देंगे कि हाँ भाई, कथन और कारण दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में क्या कर लिया? जैन धर्म को स्वीकार कर लिया, ये हमारा कथन कहता है। कारण क्या कहता है? उसने भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला जाकर के संलेखना विधि से प्राण त्याग दिए। तो क्या हो जाएगा? इसका जो है सही उत्तर जो है क्या होने वाला है? तो आप कहेंगे कि बिल्कुल जो है ये बात सही लिखी हुई है। अब देखिएगा, देखेंगे तो कैसे देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य थे दरअसल। चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? मौर्य वंश के जो है प्रथम शासक हैं। इन्हें जो है प्रथम चक्रवर्ती सम्राट भी कहा जाता है, क्योंकि पहली बार इन्होंने भारत को जो है कहीं न कहीं एक करने का कार्य किया था और 323 ईसा पूर्व में इन्होंने क्या किया था? नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद का अंत करके जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की हुई। इनके समय पर क्या पड़ता है? अकाल पड़ता है। क्या पड़ता है? अकाल पड़ता है और इस समय पर जैन धर्म जो है इनके राज्य में खूब प्रसारित था। अकाल की स्थिति में जो है सभी लोग जो है राजा के साथ में क्या होते हैं? एकत्रित होते हैं। क्या होते हैं? सभी लोग जो है राजा के साथ में क्या होते हैं? एकत्रित होते हैं। और तो ये जो है पाटलिपुत्र में रहते हैं। इसके बाद जो है क्या होता है कि यहाँ 2 गुट जो है लगभग-लगभग बन जाते हैं। एक जो है स्थूलभद्र के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? स्थूलभद्र के नेतृत्व में, और एक जो है भद्रबाहु के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? भद्रबाहु के नेतृत्व में वाला जो है गुट हो जाता है। ठीक है? अब भद्रबाहु और चंद्रगुप्त ये दोनों कहाँ चले जाते हैं? दक्षिण भारत की ओर जो है चले जाते हैं। एक टुकड़ा जो है जैन धर्म का यहाँ चला जाता है और ये आगे चल कर के यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य क्या लेते हैं, कर्नाटक में जो है श्रवणबेलगोला में क्या कर लेते हैं, संथारा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? संथारा कर लेते हैं। तो जैन धर्म का एक पवित्र स्थान है कौन? कर्नाटक का श्रवणबेलगोला। अब भद्रबाहु यहाँ से लौट करके आते हैं, तो ये लोग क्या कर चुके थे? श्वेत वस्त्र धारण कर चुके थे। क्या कर चुके थे? श्वेत वस्त्र धारण जो है कर चुके थे, तो इन्हें क्या कह दिया गया? श्वेतंबर कह दिया गया। और जिन्होंने वस्त्र धारण नहीं किया, उन्हें क्या कहा गया? दिगंबर कहा गया। दिशा ही जिनके वस्त्र हैं, दिगंबर कहलाते हैं। वो भद्रबाहु के नेतृत्व वाले दिगंबर संप्रदाय है, स्थूलभद्र के नेतृत्व वाले श्वेतंबर संप्रदाय है। तो क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। बिल्कुल सही बात है, इन्होंने स्वीकार कर लिया था और इसके प्रमाण इस बात से मिलते हैं कि इन्होंने जो है दक्षिण में जाकर के जैन जो तरीका होता है अपने प्राण त्यागने का, उसे संथारा कहते हैं। अभी देखेंगे इस पर।
और उसने भद्रबाहु के साथ जो है श्रवणबेलगोला जाकर संलेखना विधि से प्राण त्याग दिए थे। भद्रबाहु ने प्राण नहीं त्यागे थे, ध्यान रखना, इन्होंने त्यागे हुए थे, भद्रबाहु लौट करके आए हुए। दोनों बातें सही हैं और जो है आपकी क्या होने वाली है, व्याख्या भी जो है सही है। अब यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है संलेखना, क्या लिखा हुआ है संलेखना। संलेखना को हम क्या कह देते हैं, इसे संथारा भी कह दिया जाता है, क्या कह दिया जाता है, संथारा भी कह देते हैं। संथारा वह होती है कि जैन धर्म में जैसे मान लीजिएगा लगभग एक मोटा अंदाज माना जाए तो व्यक्ति 100 वर्ष में क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। हालाँकि अब जो है 70 के आस-पास, 75 के आस-पास हो जाता है। जीवन प्रत्याशा लगातार घट रही है, सीधा सा असर है, गंदगी खाने का असर है, जो हम जो क्या करते हैं, प्रदूषण खा रहे हैं, तो इसी का जो है अपना जीवन प्रत्याशा क्या होता है, घट रहा है। तो कई लोग जो है इसे क्या कहते हैं भाई, विकास का नाम दे देते हैं कि हम बहुत आधुनिक हो चुके हैं। क्या आधुनिक हो चुके हैं भाई? हमारी उम्र जो है पहले 100 वर्ष होती थी, अब जो है 70 वर्ष में, 75 वर्ष में जो क्या है, आयु पूरी हो रही है, इसे क्या कहते हैं आप, विकास कहते हैं। ठीक है? तो क्यों ऐसा हो रहा है? तो कहीं न कहीं ये आपके विकास का ही परिणाम है कि लगातार हम क्या रहते हैं, कंप्यूटर में रहते हैं, रेडिएशन लेते हैं दिन भर। इलेक्ट्रॉनिक जो है चीज़ें होती हैं, उनसे विभिन्न प्रकार के रसायन आते हैं, इनमें जो है हम लगातार लगे रहते हैं इनके साथ में, क्योंकि ये क्या है, जीवन का हिस्सा बन चुके हैं, इनके बिना जो है जीवन संभव नहीं है अब। कल्पना करके देखिएगा, अगर एक दिन लाइट ना आई तो क्या होगा? साथ ही साथ में जो है, जो आज का खाना मिलता है, मतलब ये खाना ऐसा नहीं है कि जो बेकार है, चूँकि उसमें हर तरह से वही रसायन मिला हुआ है और उसे जो है खा ही रहे हैं अपन जो है, ठीक है? तो चाहे जिसमें भी देख लीजिएगा रसायन है, सुबह जागने से लेकर के आप क्या करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं, वो भी केमिकल युक्त होता है और जो फिर चाय पीते हैं, वो भी केमिकल युक्त होती है और जितना भी खाना खाते हैं, वो भी कहीं से गैस से खाना बना हुआ खाते हैं, ये सब केमिकल ही है। और अंत में सोते हैं तो एसी की जो हवा लेते हैं, वो भी एक प्रकार का केमिकल होता है, उससे भी जो है रसायन निकलता है। ठीक है? तो सोने-जागने से लेकर के दिन-रात जो है रसायन, ये निबंध देखेंगे हम कभी जब वर्तमान में, मतलब रसायन का दौर, दैनिक जीवन में रसायन किस प्रकार से है, तो ये देखेंगे निबंध में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संथारा हो गया। देखिएगा संथारा में जो है एक केस है, अभी जो है 2025 का केस है सुप्रीम कोर्ट का, राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जैन धर्म का केस था ये, 15 का था। 2015 का केस था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो है, सॉरी, राजस्थान हाई कोर्ट ने इस पर क्या कर दिया था, बैन लगा दिया था कि ये एक प्रकार की हत्या है। संथारा में करते क्या हैं, जीवन की अंतिम अवस्था में क्या कर देते हैं, खाना-पीना सब कुछ त्याग दिया जाता है और अपने प्राण त्यागे जाते हैं, बिना खाना-पीना किए हुए। ठीक है? सिर्फ़ हवा लेकर के जो है, यूँ कहिएगा कष्ट दे कर के, मतलब एक प्रकार का प्राण त्यागने की ये वो है। ऐसा जैन धर्म का मानना है कि ऐसे में क्या होता है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है, जन्म-मरण के चक्कर से क्या हो जाते हैं, हम मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि अ देखिएगा, थोड़ा-सा और अगर गहराई में जाऊँगा, हालाँकि मेंस में इस पर चर्चा करने के लिए बाकी है, जहाँ पर जैन धर्म अलग से दिया हुआ है हमारे उसमें, महावीर स्वामी, कर्म का फल जो है सभी धर्म मानते हैं कि कर्म का फल जो है मिलता है। क्या मिलता है? कर्म का फल मिलता है। क्योंकि व्यक्ति जब क्या हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, क्या हो जाता है? वृद्ध हो जाता है, तो ऐसी अवस्था में उसे अपना खाना-पानी इत्यादि आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कुछ न कुछ जो है ऐसे कर्म किए जाते हैं, जिनका परिणाम मिलना बाकी होता है। फिर इन्हीं परिणामों का जो है भोग करने के लिए हमें दूसरा अवतार लेना पड़ता है। यही क्या है, तो जैन धर्म का ऐसा मानना है कि अगर वृद्धावस्था में हम कुछ कर्म ही नहीं करेंगे, यानी कि कुछ खाना-पीना ही नहीं करेंगे, तो हमारे कर्म क्या रहेंगे, शून्य रहेंगे। इससे जो है हम जीवन-मरण के चक्कर से क्या हो जाएँगे, मुक्त हो जाएँगे। इसलिए जो है ये ऐसा करते हैं। क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं? तो उम्मीद है मज़ा आ रहा हो। तो यहाँ जो है चले जाते हैं, ये उत्तर हो जाता है सही। ऑप्शन देख लेते हैं थोड़ा-सा व्याख्या। ए और आर दोनों सही हैं, आपकी व्याख्या भी सही है। मगध में जो है 12 वर्षों के अकाल के बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो है कहाँ चले गए? कर्नाटक चले गए। अब देखिएगा अकाल का प्रश्न आया हुआ है। अकाल जो होता था ना, तो इस समय पर जो एक कर लिया जाता था मौर्य काल में, उसे क्या कहते थे? प्रणय कर कहा जाता था। जब अकाल पड़ते थे, ऐसे समय पर जो टैक्स लिया जाता था उसे क्या कहते थे? प्रणय कर कहते थे। और अकाल के समय पर जो है राज्य फ्री में काम करवा लेता था, जनता से जो है क्या करवा सकता था? निःशुल्क काम करवा सकता था, यानी कि बिना मेहनताना दिए हुए काम करवाता था, उसे क्या कहते हैं? बेगार कहते हैं वर्तमान में। लेकिन मौर्य काल में क्या कहा जाता था? बिष्ट कहा जाता था। क्या कहा जाता? बिष्ट। बिष्ट कहा जाता था। ठीक है? तो ये प्रश्न भी कई बार जो है से आ जाते हैं। उन्होंने जैन मुनि भद्रबाहु से क्या किया? दीक्षा ली। तो ये क्या है? प्रमाण है कि जैन धर्म उन्होंने स्वीकार कर लिया था और कर्नाटक में जाकर के क्या करते हैं? समाधि ले ली। श्रवणबेलगोला, जो कि मैसूर वर्तमान कर्नाटक में पड़ता है, चंद्रगिरी पहाड़ी पर उनकी जो है मृत्यु हुई थी। किस पद्धति के द्वारा? तो आप कहेंगे संथारा पद्धति के द्वारा जो है मृत्यु हुई। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि एक तरफ में सूची 1 दी हुई है, एक तरफ सूची दूसरी है। सूची 1 में क्या दिए हुए हैं? आपके लेखक दिए हुए हैं। सूची 2 में जो है आपको क्या दी हुई है? पुस्तक दी हुई है। तो इसमें अगर ध्यान से आप देखेंगे तो क्या करना है? इनको मिलाना है। देखिएगा, विशाखा दत्त ने जो पुस्तक लिखी हुई थी, आप कहेंगे मुद्रा राक्षस लिखी हुई थी।
भारवी की जो पुस्तक है वो कौन-सी है? किरातार्जुनीयम पुस्तक है। शूद्रक की जो पुस्तक है मृच्छकटिकम पुस्तक है। दंडन की जो पुस्तक है दस कुमार चरितम पुस्तक है। मैं सोच रहा हूँ कि भाई मेरे पास में टाइम नहीं मिलता है कि इतिहास की जितनी भी क्या हैं पुस्तकें हैं, नाटक हैं, कला संस्कृति है, एक इसको मतलब वीडियो फॉर्मेट में क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो है टाइम नहीं मिलता, वरना इनमें बहुत अच्छी-अच्छी कहानियाँ जो दी हुई हैं, मज़ा आ जाता है सुन कर के, साथ ही साथ हमें अपने इतिहास का भी क्या होता है, ज्ञान होता है। तो देखो कुछ बारी वीडियो बने हुए हैं कहानी के रूप में, जैसे शिल्पाधिकार हम कुछ नाटक ऐसे बनाए हुए हैं, लेकिन उस समय मेरे पास में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, तो उस तरीके से मैं प्रेज़ेंटेशन नहीं दे पाया हूँ। लेकिन अब जो है काफ़ी हद तक मुझे टेक्निकल चीज़ों का अनुभव हो गया है, तो अच्छा तरीके से मैं प्रस्तुत कर सकता हूँ, मतलब इमेज के साथ में, चित्र के साथ में जो है चित्रात्मक तरीके से वीडियो इसमें बन सकता है। अच्छा बनेगा, देखेंगे कभी जो है, तो इन चीज़ों को जो है करेंगे। अब इनकी कहानी शॉर्ट में सुन लीजिएगा, अन्यथा जो है आप इतिहास पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको कुछ अनुभव नहीं होगा। किरात अर्जुनियम में जो है, ये क्या है? किरात, एक शब्द है इसमें किरात, संधि विच्छेद कर दीजिएगा। किरात और अर्जुनियम, तो अर्जुनियम मतलब है अर्जुन। किरात जो है भगवान शंकर के अवतार को माना गया है एक ठीक है? और इसमें एक है अर्जुन, तो इन दोनों के मध्य में जो क्या है, अर्जुन और भगवान शिव के जो किरात अवतार थे, उनकी युद्ध की जो है कहानी देखने को मिलती है। किसने लिखा हुआ है? भारवी ने लिखा हुआ है। विशाखा दत्त जो है ये गुप्त काल के क्या हैं, कवि हैं, और ये नाटक लिखते हैं, मुद्रा राक्षस नाम का नाटक लिखते हैं। और इस नाटक में अगर देखेंगे तो मौर्य काल की जो क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। किसमें मिलती है? मौर्य काल की जो है जानकारी मिलती है। लिखा कब गया है? आप कहेंगे गुप्त काल में जो है लिखा गया है। शूद्रक देखेंगे तो शूद्रक भी एक क्या है, संस्कृत के महान नाटककार हुए हैं, और इन्होंने क्या लिखा हुआ है? मृच्छकटिकम नाम की पुस्तक लिखी हुई है, ये भी नाटक है। और इसमें जो ये गुप्त काल का एक क्या है, दुखांत नाटक माना जाता है। भई काफ़ी दर्द भरी इसकी दास्ता है, दुखांत नाटक माना जाता है। इसकी जो नायक है वो चारुदत्त नाम का एक पंडित ब्राह्मण जो है, क्या है, चारुदत्त नाम का क्या है, एक ब्राह्मण है, या पंडित है यूँ कहिएगा। और जो है एक और है, जो क्या नाम है, नायिका जो है यहाँ की, कौन है? नायिका जो है तो वो एक उम, बसंत सेना नाम है उसका, चारुदत्त, और ठीक है, तो बसंत सेना ही नाम है आई थिंक। तो नायिका जो है कोई एक लड़की बसंत सेना ही है, ठीक है? तो वो क्या है? वेश्या है। और इनके ये जो चारुदत्त नाम का ब्राह्मण है, देखिएगा, ये नाटक सिर्फ़ क्या होते हैं, कहते हैं ना, साहित्य समाज का दर्पण होता है, उसमें वास्तविकता का चेहरा दिखता है कि ये निबंध भी कई बार आता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। लेख लिखिएगा, तो साहित्य में जो है चीज़ें हमें क्लियरिटी से दिखाई देती हैं कि उस समय पर हमारा समाज कैसा था और कैसी क्या बातें होती थीं। तो ये नाटक में जो है, ये साहित्य ही है, इसमें चारुदत्त नाम का जो ब्राह्मण है, कहने के लिए क्या है, ब्राह्मण है, लेकिन ये पेशा क्या कर रहा है? पेशा पता है क्या कर रहा था? व्यापार का पेशा कर रहा था, ठीक है? मतलब व्यापारी का कार्य कर रहा था। तो एक बात ये बता रहा है कि मतलब कहीं न कहीं व्यापारी वर्ग का जो है गुप्त काल में क्या हुआ था, ज़्यादा वर्चस्व था। यानी कि व्यापार वर्ग जो है, देखते हैं आप, जो गुप्त काल को क्या कहते हैं? स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल कहीं न कहीं व्यापार की उन्नति को भी बताता है, और व्यापार की उन्नति इस नाटक से अगर देखेंगे इसके दृष्टिकोण से, तो कुछ इस प्रकार की देखने को मिलती है कि ब्राह्मण वर्ग के व्यक्ति भी क्या करने लगते थे, वैश्य वर्ण के कार्यों को जो है करने लगे थे। ठीक है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यहाँ का साहित्य बता रहा है, हमारा इतिहास बता रहा है। ठीक है? तो चीज़ों को जो है तार्किक दृष्टि से देखना क्या करिएगा, शुरू कीजिएगा, और अपने जो भी अगर एक मतलब क्या है, योग्य व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो उनका वास्तविकता के साथ में मूल्यांकन कीजिएगा। बाकी जो क्या है, इससे क्या होगा, आप समझेंगे चीज़ों को कि वास्तविकता क्या थी। राजनीति वाला यूनिवर्सिटी ज्ञान जो है मत लीजिएगा, वरना वो क्या है, तुम्हें कुछ भी पाठ पढ़ा देंगे और क्या कह देंगे, ऐसा नहीं, ऐसा होता है। ठीक है? वो वोट बैंक की राजनीति चलती रहती है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका मृच्छकटिकम हो जाएगा। दंडन जो है, ये 10 कुमार चरितम, इसमें आई थिंक 10 कुमार जो हैं, ये 10 राजाओं के बारे में जो है इसमें क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। 10 कुमार चरितम मिला दीजिएगा। ए नंबर का देखेंगे तो तीसरा नंबर, अब देखिएगा ए का तीसरा देख रहे हैं, एक जगह यहाँ पर दिया हुआ है, एक जगह यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब देखिएगा, अगर एक ऑप्शन पता है, तो आप क्या करेंगे, पहले इन 2 ऑप्शन को क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। क्या कर देंगे? इन 2 ऑप्शन को क्रॉस कर देंगे कि ये उत्तर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ए का जो है तीसरा है, तो तीसरा 2 जगह दिया हुआ है, ये नहीं हो सकता। अब जैसे आपको एक ही ऑप्शन पता है ना, तो आप तुक्का भी लगाएँगे, तो 2 स्थिति में क्या कर सकते हैं, तुक्का लगा सकते हैं। पूरे के पूरे आपके चांस है कि 50% आपका तुक्का सही हो जाएगा। ठीक है? तो तुक्का भी लगाना होता है, ऐसे तुक्का लगाना होता है। ऐसे नहीं कि 4 में से कोई भी लगा दिया, थोड़ा-सा तो भाई दिमाग लगाइएगा कहीं भी।
कि जैसे एक ही रचना आपको चारों ऑप्शन में एक ही ऑप्शन पता है। जैसे आपको पता है शूद्रक की रचना क्या है? मृच्छकटिकम है, तो सी नंबर का दूसरा देखिएगा। सी का दूसरा एक जो है यहाँ पर दिया हुआ है और कहीं दिया ही नहीं हुआ है। तो लो इसी से क्या है उत्तर निकल आए। तो कई बार जो है एक ऑप्शन से ही उत्तर निकल आता होता है। तो ध्यान रखिएगा आपको उत्तर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन जो है आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। तो सभी चीज़ें जो है क्या कर रहे हैं आपको भाई बता रहे हैं, तो उसमें वो कर रहे हैं। तो सिर्फ जो है क्या है ये ऐसी क्लास नहीं कि जिसमें क्वेश्चन टिक करें, इसमें बहुत सारा आपको अनुभव मिल रहा है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मुद्रा राक्षस से जो है मौर्य काल की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। मृच्छकटिकम का अर्थ क्या है? मिट्टी का खिलौना। जो शूद्रक की रचना है। भारवी जो है पल्लव शासक सिंह विष्णु के दरबारी थे। ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। जो भारवी नाम के कवि थे, किसके दरबारी थे? ये सिंह विष्णु के दरबारी थे। और सिंह विष्णु कौन था? आप कहेंगे पल्लव वंश का ये संस्थापक है। ठीक है। इधर से शब्द देखिएगा लव। लव दिख रहा है ना? लव का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं, इतने होशियार रहते हैं सभी लोग आजकल, इतने स्मार्ट हैं। और ये करने के लिए, लव करने के लिए क्या बनना चल पड़ता है भाई? ठीक है, सिंह का कलेजा चाहिए, वरना जो है ये हर कोई सफल नहीं हो सकता। हम जैसे लोग जो है इसमें सफल नहीं हो पाए हैं। ठीक है, तो ये जो है सबके बस की बात नहीं होती है। तो इसमें क्या बनना पड़ता है? प्यार करने के लिए शेर जैसा जो है क्या करना पड़ता है? बनना पड़ता है। सिंह जैसे होगे तभी जो है लव कर पाओगे, अर्थात पल्लव वंश का संस्थापक क्या हो जाएगा? सिंह विष्णु हो जाए। ठीक है, चलिएगा आगे देख लेते हैं। अब देखिएगा कई बार ऐसा प्रश्न आ जाता है भाई। अब जैसे ये आ गया कि ऐसे 4 कवि दे दिए, क्या दे दिए? जैसे यही 4 कवि हैं, क्या दे दिए? यही 4 कवि दे दीजिएगा कि निम्नलिखित में से 4 जो है ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हें क्या कीजिएगा? क्रोनोलॉजी में फिक्स कीजिएगा, यानी कि काल क्रम के आधार पर जो है इन्हें व्यवस्थित कीजिएगा। ये ऐसे प्रश्न जो है यूपीएससी है और यूजीसी नेट है, ऐसे में ज़्यादा आते हैं, ठीक है? तो इन्हें अगर ऐसा फिक्स करना है तो कैसे करेंगे? वैसे तो इनको तो पता नहीं होगा आपको कि विशाख दत्त का जन्म कब हुआ था, भारवी का जन्म कब हुआ था, तो हम कैसे अनुमान लगाएँगे? मोटा-मोटा अनुमान लगाते हैं, भई किस शासक के समय के हैं। तो मुझे पता चला कि ये जो व्यक्ति है, दंडेन है, ये किसका है? पल्लवों के समय का है, पल्लव शासकों के समय का है, ठीक है। शूद्रक मुझे पता चला ये गुप्त काल का है। अब मुझे अगर ये पता होता किस राजा के दरबार का है, ठीक है? तो इसे जो क्या कर लेते हैं कि इन जो शासक हैं, उनके किसके समकालीन है, इस घटना से क्या करते हैं, हम उन्हें जोड़ने का प्रयास करते हैं। ऐसे प्रश्न आते हैं तो मतलब इसमें जो है रट्टा वाला दिमाग नहीं काम करता है। जो कोई क्या करता है, चीज़ों को जोड़ लेता है इतिहास में, उनका सही मूल्यांकन कर पाता है, बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? आपको विचार करना है। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसके संदर्भ में क्या कीजिएगा? विचार कीजिएगा। और विचार करने के बाद जो है बताइएगा अंत में कि कौन से कथन जो है क्या दिए हुए, सही दिए। यहाँ के नगर ग्रिड पद्धति पर आधारित होते थे, बिल्कुल सही बात है, ध्यान रखिएगा। ग्रिड पद्धति किसे कहते हैं? जो जाल पद्धति होती है उसी को ग्रिड पद्धति कहते हैं। आपने देखा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें होती थी वो कैसी होती थी? सीधी होती थी। एनसीईआरटी वाली क्लास में भी हमने ये चीज़ें देखी हुई थी और एक दूसरे को कहाँ पर काटती थी? तो आप कहेंगे कि 90 डिग्री पर जो है एक दूसरे को क्या कर रही थी? ये काट रही थी। इसी को जो है क्या बन जाता था, ऐसे सड़कें बहुत सारी बन जाती थी इस प्रकार सीधी-सीधी ऐसी, तो जाल जैसी संरचना बन जाती थी, इसी को जाल पद्धति कहते हैं। इंग्लिश में जो है ग्रिड सिस्टम कहा जाता है और इसे बनाने की जो विधि होती है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सफोर्ड मेथड कहते हैं। 2 नंबर में प्रश्न आएगा ऐसे, ठीक है? ऑक्सफोर्ड मेथड अगर लिख कर के आ जाएगा हिंदी में तो कहेंगे भाई कहाँ का क्वेश्चन है? तो कहेंगे नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता का जो ग्रिड सिस्टम है उसी को बोलते हैं ऑक्सफोर्ड मेथड। ये क्या है? सही बात लिखी हुई है। लोथल में जल निकासी प्रणाली का अभाव था। क्या आप जो है इसे मान सकते हैं कि लोथल में जो है जल निकासी प्रणाली का क्या था? अभाव था। ठीक है, क्या कह रहा है? सही कह रहा है। भाई ये नहीं कहेंगे, अगर हम लोथल की जगह पर अगर एक स्थान देखते हैं, उस स्थान का नाम है कालीबंगा। क्या देखने को मिलता है? कालीबंगा नाम का स्थान देखने को मिलता है। फिर भी यहाँ पर अभाव नहीं था, अभाव नहीं था। यहाँ पर जो हमें लकड़ी की नालियाँ देखने को मिलती हैं। किसकी देखने को मिलती हैं? लकड़ी की जो है नालियाँ देखने को मिलती हैं, तो अभाव यहाँ भी नहीं था। तो ये बात क्या हो जाएगी? गलत है। ठीक है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग सभी नगरों में क्या देखने को मिलती हैं? नालियाँ होती थीं, जो शहर से पानी जो है लेकर के कहाँ जाती थी? मतलब गाँव के बाहर जाती थी। तो ये कहता है कि लोथल में नाली नहीं थी और लोथल क्या था? एक विकसित नगर था। भाई बंदरगाह नगर था, व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र ये था। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हुए, ये बात भी जो है आपकी क्या है? सही लिखी हुई। कालीबंगा से अगर बात करें कौन-कौन से साक्ष्य मिले हुए हैं, तो एक जो है यहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हुए, 2 प्रकार से जुताई होती थी, इस प्रकार से भी, इस प्रकार से। क्या बोलते हैं? समारन बोलते हैं गाँव में, ठीक है? जैसे बोलते हैं मतलब पहली बार जोतना, फिर दूसरी बार जो है से क्षैतिज जोता जाता था। तो ऐसे जो है हमें क्या मिलते हैं? हरैया के जो है प्रमाण मिलते हैं।
अगर आपसे पूछे कि भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो आप कहेंगे कि ये भी कालीबंगा से मिलते हैं। अगर कालीबंगा का अर्थ पूछे क्या होता है, तो इसकी काली चूड़ियाँ जो है कालीबंगा का क्या होता है, अर्थ होता है। और अगर बात करें कि शल्य चिकित्सा के साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं, शल्य चिकित्सा के साक्ष्य तो कहाँ से मिले हैं, तो वो भी आप कहाँ से बताएँगे, कालीबंगा से। दरअसल यहाँ एक जो है अ, एक खोपड़िया टाइप की पाई गई है और उस खोपड़िया में जो है बहुत सारे जो है छिद्र देखने को मिलते हैं। तो इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है कि जो है यहाँ पर ये सुई से कुछ इलाज जैसा किया गया था, इसका ऑपरेशन टाइप का टाँका लगाया गया था, तो ऐसा जो है अनुमान लगाते। तो ये जो चीज़ें ध्यान रखना, क्या कहता है, कौन-सी जो है कथन सही है, इस बात पर विशेष ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि पूरा दिमाग यहाँ पर लगा दिया और पता नहीं कि क्या सही पूछा है, गलत पूछा, बाद में लगा दिया उल्टा। क्या हो जाएगा आपका 1 और 3 जो है सही है, तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका जो है सी ऑप्शन इज़ राइट हो जाएगा। ठीक है? और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई 5 बातें बता दीजिएगा 1 मिनट के अंतर्गत, तो मैं क्या करूँगा, ऐसा कहूँगा कि यह संरचना जो है त्रिभुजाकार क्या थी, मतलब कुछ त्रिभुज की आकृति की क्या थी, संरचना थी और इसका जो क्षेत्रफल है हमें कितना दिखाई पड़ता है, 12,99,000 वर्ग किलोमीटर जो हमें क्षेत्रफल दिखाई पड़ता है। इसका जो सबसे उत्तरी स्थल था, वो कौन था? तो मैं कह दूँगा मांडा था। सबसे पूर्वी स्थल जो था, वो कौन था? सूत्का गैंडोर था। क्या था? सूत्का गैंडोर था। सबसे दक्षिणी स्थल जो है वो कौन-सा था? आप कहेंगे दैमाबाद था। कौन-सा था? दैमाबाद था। पूर्वी स्थल जो है आपका कौन-सा था? आलमगीरपुर था। आलमगीरपुर था। त्रिभुजाकार की संरचना है। मैंने 5 जानकारी बता दी, 6 जानकारी बता दी। इसका विस्तार जो है कहाँ पर देखने को मिलता है? पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में और इंडिया में देखने को मिलता है इसका विस्तार। और इसके समय की अगर बात की जाए तो 2300 से लगा कर के 1750 से ईसा पूर्व का जो है इसमें क्या माना जाता है? समय माना जाता है। और क्या खास बात करना है, इस सभ्यता को क्या कहते थे? कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते। क्या कहते थे? कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इसे प्रथम नगरीय क्रांति भी कहते हैं। प्रथम नगरीय क्रांति भी कहते हैं। और अगर बात करें तो इसे जो है यह सभ्यता जो है क्या कहलाती है? सिंधु घाटी सभ्यता भी कहलाती है। सिंधु घाटी सभ्यता भी कहलाती है। इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। इसे जो है हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता, चारों की व्याख्या कर दूं क्या? यहाँ पर पहली बार कांसा बनाया गया था, इसलिए कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। प्रथम नगरीय सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि भारत में नगरों के प्राचीनतम प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास थी। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि पहला खोजा गया नगर क्या था? क्या था? हड़प्पा था। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा जो है रावी नदी के तट पर इस स्थल की खोज की गई। सभी के सभी प्रश्न जो है कथन और कारण वाले प्रश्न हैं। पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कारण इसलिए कहा जाता है, ये कारण दे देगा आपको, क्योंकि इन्होंने तांबा और टिन को मिला करके कांसा धातु बनाने का कार्य किया था। दोनों व्याख्या जो है सही हो जाएंगी। हड़प्पा सभ्यता अपनी उत्कृष्ट जो है जल निकासी प्रणाली के लिए प्रसिद्ध थी। बहुत अच्छी जल निकासी व्यवस्था थी। बनावली शहर जो है ये कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में स्थित है और यहाँ से जल निकासी प्रणाली का जो है अभाव देखा गया। याद कर लीजिएगा, कहाँ पर अभाव था? तो आप क्या कहेंगे कि जल निकासी व्यवस्था की जो मतलब ये विशेषता क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जिस चीज़ के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, उसमें कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर ये क्या है, क्या देखने को मिलता है? अभाव देखने को मिलता है, यानी कि थी ही नहीं ये ना। ठीक है? तो इसलिए जो है विशेष चीज़ें हो जाती हैं कि जिसके लिए क्या है विश्वविख्यात है, वही चीज़ जो है कुछ स्थलों में नहीं है। तो कौन-सा ऐसा स्थल है जहाँ पर जल निकासी व्यवस्था नहीं थी? तो आप कहेंगे कि बनावली में, लोथल में जो है थी। और कालीबंगा में देखेंगे तो यहाँ पर जो है एक साथ 2 फसलें उगाने के जो है साक्ष्य मिलते हैं। दरअसल 2 प्रकार की जो है यहाँ पर जुताई की जो क्यारी बन जाती है जोतने से, अगर आपने कभी जुताई की हुई देखा होगा कि पीछे जो है कल्टीवेटर से जोतें या फिर हर बैल से जोतें तो उसमें भी जो है क्यारी टाइप की संरचना बन जाती है। तो उससे 2 प्रकार की जो है संरचना है। कालीबंगा से ही क्या देखने को मिलता है हमें? लकड़ी की नालियाँ देखने को, लकड़ी की नाली जो है देखने को। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। गुप्तकालीन जो शासन व्यवस्था के संदर्भ में भुक्ति शब्द जो है किसे निर्दिष्ट करता है? तो भुक्ति जो है किसे कहते हैं? समानतः जो है इकाइयों में देखा जाए तो ये जो है राज्य के लिए जो भुक्ति शब्द प्रयोग में लिया गया है और जिला के लिए जो है इसके लिए विषय तहसील स्तर का होता था। सरकार शब्द जो है जिला के लिए प्रयोग में लेते हैं। कहाँ? मुगल काल में। और जो है विजयनगर साम्राज्य में जो है इसी को नाडु शब्द जो है प्रयोग में लेते हैं। प्रांत के लिए जो क्या कहा जाता था? भुक्ति कहा जाता था। इसे कई जगह मंडल शब्द भी जो है प्रयोग में लिया गया है। आगे चल कर के राज्य शब्द प्रयोग में लेंगे और जो है ठीक है, तो ये शब्द इनके लिए प्रयोग में आते हैं। ग्राम समूह के लिए सामान्यतः गाँव
या गाँव तो मतलब एक इकाई होती थी, ग्राम समूह के लिए जो है अ, विस शब्द जो है पहले प्रयोग होता था। विषय जो है ऐसे कई जो है परगना शब्द जो है किसके लिए तहसील के लिए जो है परगना शब्द मुगल काल में जो है प्रयोग हुआ। ठीक है? ये शब्द ध्यान गुप्त साम्राज्य में जो है प्रांतों में विभाजित था। क्या था? गुप्त साम्राज्य जो है प्रांतों में विभाजित था, जिन्हें क्या कहा जाता है? भुक्ति या देश कहा जाता था। भुक्ति का प्रशासक क्या होता था? उपरेक होता था। उपरेक कहिएगा या गवर्नर कहिएगा। गवर्नर, ठीक है? क्या कहिएगा? गवर्नर जो है कहिएगा। और भुक्ति के नीचे क्या होते थे? विषय या जिला होते थे। देखिएगा विषय शब्द जो है तहसील के उप जिला के स्तर पर जो है इसका प्रयोग किया जाता है। कहाँ? मुगल काल में। लेकिन यहाँ पर जो है जिले के लिए विषय शब्द प्रयोग में लेते हैं, जिसका प्रमुख क्या होता था? विषयपति होता था। अगर गुप्त काल की बात कहेंगे तो इसे क्या कहते हैं? मतलब गोल्डन टाइम कहा जाता है। एंशिएंट हिस्ट्री का क्या कहते हैं? गोल्डन टाइम यानी कि स्वर्ण काल कहा जाता है। इसकी संस्थापना की बात करेंगे तो किसने की हुई थी? स्थापना जो है श्रीगुप्त ने की हुई थी। अगर आपसे पूछे कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आप क्या कहेंगे कि चंद्रगुप्त जो प्रथम था वास्तविक संस्थापक था। सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो आप कहेंगे कौन था वो? समुद्रगुप्त जो सबसे शक्तिशाली शासक था। इन्हें क्या कहते हैं? भारत का जो है नेपोलियन कहा जाता था, जो कि गलत प्रकार की एक की तुलना है, बल्कि समुद्रगुप्त नेपोलियन को क्या कहना चाहिए था? नेपाल सॉरी फ्रांस का समुद्रगुप्त कहा जाना चाहिए नेपोलियन का, तो उल्टी तुलना की गई है, क्योंकि हमारा इतिहास हमारे द्वारा नहीं लिखा गया है, हम पहले देश हैं ऐसे, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। यहाँ का एक शासक जो और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है क्या नाम है उसका? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बारे में कई बार प्रश्न आता है कि भाई जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना किसने की हुई थी? आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि स्कंदगुप्त के समय का प्रश्न पूछा जाता है क्या? कि जो हूणों का आक्रमण हुआ था पहली बार किसके समय पर हुआ था? स्कंदगुप्त के। और प्रश्न की जो क्या पूछा गया है, एक जो है क्या भाई रूपक नाम का जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने सिक्का चलवाया हुआ था, किसका सिक्का था? ये चांदी का था। और अगर बात की जाए नवरत्न को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है कि नवरत्न किसके दरबार में थे, तो आप क्या कहेंगे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। एरण अभिलेख को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है, तो ये जो है भानुगुप्त शासक जो था जिसके समय का है ये, जिसमें सती प्रथा के प्रमाण मिलते हैं। आपसे प्रश्न जो पूछा जाता है प्रयाग प्रशस्ति को लेकर के, प्रयाग प्रशस्ति को लेकर के, तो ये किसका है? ये जो है आपका समुद्रगुप्त द्वितीय का है। इसकी रचना को लेकर पूछे तो आप क्या बताएंगे? हरिसेन को लेकर। ऐसे क्या चर्चा कर सकते हैं? बाकी ये साहब जितना भी फैक्ट करते रहें तो करते ही रहेंगे एक क्वेश्चन से। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। बस जुड़े रहिएगा यार, बहुत मज़ा आएगा देखना। बहुत अच्छे जो ये फैक्ट इतनी बार आपके दिमाग से गुज़र जाएँगे ना कि आप सोते जागते आपको याद हो जाएँगे। देखिएगा जो महाजनपद काल है दिए हुए हैं सूची, और उनकी क्या दी हुई है? राजधानी दी हुई है। देखिएगा समझिएगा दिमाग से थोड़ा-सा कि सबसे पहले आप देखेंगे तो ऋग्वैदिक काल में जो छोटे-छोटे कबीला हुआ करते थे, जिन्हें क्या कहते थे? जन कहते थे। ये जन आगे चल कर के उत्तर वैदिक काल में क्या बन जाते हैं? जनपद बन जाते हैं, यानी कि एक-दूसरे को जीत-जीत करके, जैसे कि कुरु और पुरु जनपद दोनों ने समझौता किया था, और वो क्या बन गए थे? दोनों जन मिल कर के एक कुरु राज्य का निर्माण किया था। ठीक है? तो एक पहले क्या होता था? भरत कबीला होता था, जहाँ का राजा सुदास था। भरत और पुरु ये दोनों राज्यों मिल करके क्या बनाया था? कुरु जनपद का निर्माण किया हुआ था। तो ऐसे समझौता कर करके क्या बन गए ये? जनपद का निर्माण किया। तो जनपद क्या होती थी? बड़ी इकाई होती थी जन की तुलना में। और जनपद जो है, कई जो शक्तिशाली जनपद हुए उन्होंने आपस में जीत-जीत करके एक दूसरे को क्या बना लिया? बहुत बड़ा राज्य बना लिया। ऐसे बड़े राज्यों को क्या कहा गया? महाजनपद कहा गया। महाजनपद कहा गया। और ऐसे महाजनपद 6वीं शताब्दी में कितने हुए हैं? 16 हुए हैं। और इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? 2 जगह से मिलती है। एक जैन ग्रंथ है, एक क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। तो जैन जो बौद्ध ग्रंथ है उसका नाम क्या है? आप कहेंगे अंगुत्तर निकाय। कौन-सा निकाय? अंगुत्तर निकाय जो है ये क्या है? आपका एक ग्रंथ है। और जो भगवती सूत्र ग्रंथ है जैनों का, भगवती सूत्र, इन दोनों में क्या मिलती है? 16 महाजनपद में जानकारी जो है मिलती है। ठीक है? तो इन 16 महाजनपद में प्रश्न पूछा गया है, और जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद होता था, तो आप क्या बताएँगे? मगध महाजनपद जो है इनमें से क्या होता था? सबसे शक्तिशाली होता था। हमारे मध्य प्रदेश में क्या थे? 2 महाजनपद थे। एक का नाम क्या था? चेदी महाजनपद, और एक का नाम था क्या? अवंती महाजनपद। ये 2 महाजनपद हमारे में होते थे इन 16 में से। ठीक? देखिएगा, अब इनसे राजधानी होती थी। मत्स्य की राजधानी देखेंगे तो मत्स्य महाजनपद ये कहाँ पर स्थित है? आप कहेंगे राजस्थान में स्थित है। और जो अस्मक है ये कहाँ पर स्थित था? साउथ इंडिया में, यानी कि दक्षिण भारत में स्थित था। सूरसेन जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित था। और कम्बोज जो है ये भी आपका कहाँ पर हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। मत्स्य की राजधानी ये विराटनगर हो जाएगी। अस्मक की राजधानी पोटन हो जाएगी। सूरसेन की राजधानी मथुरा हो जाएगी। कम्बोज की राजधानी हाटक हो जाएगी। भाई कम्बोज ये उत्तर प्रदेश में होगा क्या? उत्तर प्रदेश में नहीं।
तो कम्बोज हाटक या राजपुर ये मतलब जम्मू कश्मीर के उस साइड यानी पाकिस्तान वाले हिस्सा में वर्तमान में देखने को मिलेगी। हाटक या इसी को जो है राजपुर भी कह दिया जाता था, राजपुर भी कह देते थे। मिला लीजिएगा, क्या सही हो जाएगा? मत्स्य की विराटनगर ए नंबर का दूसरा ऑप्शन, ए का दूसरा यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है, यानी कि 2 ऑप्शन ये क्या हो गए अपने आप गलत हो गए। बी का देख लेते हैं, बी का पहला हो जाएगा तो बी का पहला इसमें देखना है यहाँ दिया हुआ है और इधर देखेंगे तो बी का तीसरा है, आपका ये भी गलत हो गया तो आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्या कर लेना है। अस्मक जो है कहाँ पर स्थित होता था? तो आप क्या कहेंगे ये दक्षिण भारत में स्थित था और एक दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था जो कि गोदावरी नदी के तट पर था। मत्स्य महाजनपद आधुनिक जयपुर का क्षेत्र है जो राजस्थान में पड़ता है। कम्बोज अपने घोड़ों के लिए क्या था? ये श्रेष्ठ था, ध्यान रखिए। मध्य प्रदेश में कितने थे? 2 महाजनपद थे, अवंती और छेदी। थोड़ा-सा जो है 10 सेकंड क्या करना चलिएगा, ये हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जो 16 महाजनपदों की सूची प्रदान करता है? तो देखिएगा, तो इसमें अगर देखेंगे तो कौन सा है? अंगुत्तर निकाय नाम का जो बौद्ध ग्रंथ है 16 महाजनपदों की सूची प्रदान करता है। अब ये अगर आप देखेंगे सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है, त्रिपिटक का भाग है और उसकी रचना किसने की हुई थी? किसने की हुई थी? तो आप कहेंगे आनंद ने जो है इसकी क्या की हुई थी? रचना की हुई थी। और सुत्त पिटक में किसकी जानकारी मिलती है? तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पर जो है गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए क्या किया गया है? उपदेशों का जो है संकलन किया गया है। विनय पिटक की बात करेंगे तो इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? आप कहेंगे उपाली द्वारा जो है इसकी रचना की गई है। और इसमें किसकी जानकारी मिलती है विनय पिटक में? तो आप क्या कहेंगे कि इसमें जो है जो बौद्ध संघ होता था उस संघ के जो है नियम देखने को मिल जाते हैं। क्या देखने को मिल जाते हैं? नियम देखने को मिल जाते हैं। एक पिटक और है जिसका नाम है अभिधम्म पिटक। 3 पिटक है ना बौद्ध धर्म में, क्या नाम है? अभिधम्म पिटक। और अभिधम्म पिटक की बात करेंगे, इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? आप कहेंगे मोगलीपुत्र जो है तिस्य द्वारा की गई थी। ठीक है, मोगलीपुत्र तिस्य द्वारा की गई थी। और इसमें जो है धार्मिक क्या है? दर्शन देखने को मिलता है। जो बौद्ध धर्म का क्या है? धार्मिक दर्शन है वो कहाँ देखने को मिलता है? अभिधम्म पिटक में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? बौद्ध धर्म के जो है प्रमुख कुछ है त्रिपिटक हैं और इसमें जो है अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। देखिएगा जानकारी कहाँ-कहाँ से है। अगर बात करूँ तो अथर्ववेद से जो क्या मिलती है? महाजनपदों की जानकारी मिलती है। इसमें 2 महाजनपद की जानकारी मिलती है। महाभारत से भी 4-5 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। महाभारत ग्रंथ से भी जानकारी मिलती है। पाणिनि की अष्टाध्यायी से भी जो है जानकारी मिलती है। अष्टाध्यायी से भी जानकारी मिलती है पाणिनि की। अगर हम बात करेंगे तो भगवती सूत्र से भी क्या मिलती है? हमें जानकारी मिलती है जो कि क्या है? भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय से मिलती है। लेकिन 16 के 16 महाजनपद जो है कहाँ से मिलते हैं? और साथ ही साथ में अथर अर्थशास्त्र से भी जो जानकारी मिलती है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। लेकिन 16 के 16 महाजनपद पूछे तो कहाँ मिलते हैं? 2 ग्रंथों में। एक है अंगुत्तर निकाय और दूसरा क्या है? भगवती सूत्र। बाकी में 2-2 4-4 महाजनपद देखने को मिल जाते हैं। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। तो अंगुत्तर निकाय आपका सही हो जाएगा। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में क्या मिलते हैं? 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। महाजनपद का उदय कब हुआ था? तो आप कहेंगे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। मगध जो है इनमें से क्या था? सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो है बन करके उभरा हुआ था। अब प्रश्न क्या है? कनिष्क ने क्या किया था? पाटलिपुत्र पर जो है आक्रमण कर वहां से अश्वघोष को अपने साथ ले गया था। भाई साहब जबरदस्त प्रश्न है, क्या आपको नहीं लग रहा है कुछ नवीन प्रकार की जानकारी है? कथन आपके सामने जो है दिया हुआ है कि कनिष्क ने क्या किया है? आक्रमण किया है। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में जो है आक्रमण किया हुआ है। ठीक है, और जो है आक्रमण कर वहां से जो है अश्वघोष को अपने साथ ले गया। ठीक है, अश्वघोष ने बुद्ध चरितम की रचना की संस्कृत भाषा में की थी।
तो ये बात भी जो क्या है सही लिखी हुई है कि अश्व घोष ने जो बुद्ध चरितम की रचना संस्कृत भाषा में की हुई थी। देखिएगा कुछ अलग सा लिखा हुआ है। बौद्ध दर्शन की जो हमें पाली भाषा देखने को मिलती है। प्राकृतिक भाषा में उपदेश देते हैं, लेकिन रचनाएँ अधिकांशतः उनकी क्या हुई है, आप कहेंगे पाली भाषा में हुई है। तो मुझे थोड़ा-सा जो है कन्फर्मेशन करना पड़ेगा। चलिएगा, व्याख्या नहीं है, ठीक है? दोनों ही बातें क्या लिखी हुई हैं आपकी, जो सही लिखी हुई, यानी कि ये जो है इम्पोर्टेंट बात है कि अश्वघोष ने बुद्ध चरितम की रचना की हुई थी, ये सभी ने पढ़ा हुआ है। लेकिन किस भाषा में की हुई थी, क्योंकि बौद्ध धर्म में जो है पाली भाषा में ज़्यादातर जो है अपना साहित्य लिखा हुआ है। लेकिन ये जो अश्वघोष साहब हैं, इन्होंने किस में लिखा हुआ, संस्कृत भाषा में जो है अपनी बुद्ध चरितम की रचना की है। तो ये बात क्या हो जाएगी आपकी, सही हो जाएगी। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां से अश्वघोष को साथ ले गया था। तो एक बात तो है कि भाई अश्वघोष जो है किसके दरबार में था, आप कहेंगे कि कनिष्क के दरबार में रहता था। लेकिन कनिष्क के दरबार में कैसे पहुंचा, तो पाटलिपुत्र से वहां पर गया हुआ था जब आक्रमण हुआ था उस दौरान पर। अब क्या ये दोनों बातों का इनका कोई कहीं संबंध है कि भाई वो उसने इसलिए आक्रमण किया था कि उसने रचना की हुई थी? इस रचना से कोई संबंध नहीं है कि मतलब इन दोनों कथनों का तो क्या है, बात तो सही है, दोनों कथन सही हैं, लेकिन क्या है एक-दूसरे की व्याख्या नहीं हो रही है, तो आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कनिष्क कौन है? तो आप कहेंगे ये कुषाण वंश का जो क्या है सबसे महानतम शासक है, या मान लीजिएगा कि सबसे हाँ, महान शासक है। और कनिष्क के समय पर क्या हुई थी, आप कहें कि सर जो है इसके समय पर हुई थी चौथी बौद्ध संधि। बहुत इंपॉर्टेंट है, कनिष्क के बारे में देखिएगा, 4 बातें बताता हूँ, 4-5 बातें बताता हूँ कनिष्क से। कनिष्क, राइटिंग नहीं बन रही, कुछ वरदान मुझे जीवन में मिल चुके हैं। चलिएगा देखिएगा, अच्छे से लिख रहा हूँ। तो कनिष्क जो है, ये इसके बारे में आपको 4 बातें मैं बता रहा हूँ, याद कर लेना है। पहली बात आपसे पूछे कि चौथी बौद्ध संगीति किसके समय पर हुई थी? आप कहें कनिष्क के समय पर, ठीक है? जो मूर्ति शिल्प, ध्यान रखिएगा, मूर्ति कला, मूर्ति कला कौन-कौन सी मूर्ति कला है? गंधार कला और मथुरा कला, दोनों क्या हुई थी? इन्हीं के समय पर विकसित हुई थी। इन्होंने जो है एक क्या बनाया था? पुरुषपुर स्तूप बनवाया हुआ था। पुरुषपुर, पुरुषपुर स्तूप। कश्मीर में जो है इन्होंने बनवाया हुआ था, पेशावर में, सॉरी, जो पेशावर पाकिस्तान में पड़ता है वर्तमान में। अगर आपसे पूछे कि जो सिल्क मार्ग होता था, कौन-सा मार्ग होता था? सिल्क मार्ग, ठीक है? तो सिल्क मार्ग पर कंट्रोल किसने, नियंत्रण कर लिया था? कनिष्क ने जो है कर लिया था। और कनिष्क के समय पर जो है, जैसे चरक बाबा हैं, कौन से बाबा? चरक हो जाएँगे, और क्या हो जाएँगे? नागार्जुन एक बहुत महान विद्वान थे, ये भी क्या थे? इन्हीं के दरबार में जो है रहते थे, अश्वघोष हो जाएँगे। तो ऐसी कम से कम चीज़ें इनको क्या कर लेना, याद कर लेना। भारत के बाहर सबसे बड़ा उत्तर भारत में साम्राज्य किसका था? कनिष्क का था। कनिष्क ने जो है 78 ईसा पूर्व में जो है क्या किया था? 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में जो है अ, संवत चलवाया हुआ था, जिसे क्या कहते हैं? शक संवत कहते हैं। ठीक है, कौन संवत कहते हैं? शक संवत जो है चलवाया हुआ था, संवत चलाया हुआ था 78 ईस्वी में। तो ये हो जाएगा आपका, चलिएगा देख लीजिएगा। अश्वघोष अपने बौद्ध क्या थे? एक दार्शनिक थे जिन्होंने कनिष्क के संरक्षण दिया हुआ था, जिन्हें बौद्ध जो है, बुद्ध चरितम को जो ग्रंथ है ये, इसे बौद्धों की क्या कहते हैं? रामायण कहते हैं। किसने लिखी हुई है? अश्वघोष द्वारा जो है पुस्तक की रचना की। कनिष्क ने जो उन्हें चतुर्थ बौद्ध संगीति का उपाध्यक्ष बनाया था। अध्यक्ष कौन था भाई? चौथी बौद्ध संगीति का अगर आपसे पूछे कि अध्यक्ष कौन था, तो आप क्या बताएँगे? जो वासुमित्र साहब थे। कौन से? वासुमित्र साहब थे, ये क्या थे? अध्यक्ष थे। हीनयान का समर्थन किया हुआ था इन्होंने। विशुद्धमग्ग की रचना है। गुप्त काल के दौरान बिष्टि किसे कहा जाता था? तो बिष्टि वही है जो बेगार या जबरन जो श्रम करवाया जाता था, उसी को क्या कहते थे? बिष्टि कहते थे। और ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। गुप्त काल में सिंचाई जैसा कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। यह राज्य द्वारा लिया जाने वाला क्या था? एक निःशुल्क श्रम था। मौर्य काल में ही इसकी शुरुआत की गई थी। इसे आपात परिस्थितियों में ऐसा काम करवाया जाता था। इसे जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। गुप्त अभिलेखों में इसका उल्लेख बार-बार मिलता है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण अगर गुप्तों के अभिलेखों की बात की जाए, गुप्त समय के अभिलेखों की, तो एक आपको ध्यान रख लेना है, मंदसौर अभिलेख। क्या ध्यान रखना है? कई बार पूछता है कि मंदसौर अभिलेख। एक आपसे पूछता है प्रयाग प्रशस्ति। एक आपसे पूछता है महरौली स्तंभलेख, महरौली स्तंभलेख, महरौली स्तंभलेख। एक आपसे पूछता है भीतरी स्तंभलेख। क्या पूछता है? भीतरी स्तंभलेख, स्तंभलेख। एक आपसे पूछता है कौन सा लेख है?
एरण स्तंभ, एरण अभिलेख जो है, इतने अभिलेख जो गुप्त काल में खूब पूछे जाते हैं। बाकी मध्य प्रदेश के संदर्भ में है, जैसे कि कुमायूं अभिलेख हो जाएगा, तो वो मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखेंगे। ठीक है, तो इनमें ध्यान रखना है। मंदसौर अभिलेख में ध्यान रखना, क्या जानकारी मिलती है? रेशम व्यापारी की शाखा की जानकारी मिलती है। रेशम व्यापारियों की शाखा की जानकारी मिलती है कि गुप्त काल में जो है मालवा का क्या होता था, एक गवर्नर होता था जिसका नाम था यदुवर्मन। इस समय पर जो है रेशम व्यापारी की शाखा मालवा में आई हुई। रियाक प्रशस्ति में जो है समुद्रगुप्त की विजयों की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? कि समुद्रगुप्त ने कौन-कौन सी कहाँ-कहाँ पर विजय की हुई। महरौली स्तंभ लेख किसका है? ये चंद्रगुप्त द्वितीय का है, जो कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। और ये किसका बना हुआ है? लोहे का बना हुआ है, अभी तक इसमें जंग नहीं लगा है। तो गुप्त काल का, या प्राचीन भारत की विज्ञान का जो है सलाम करता है दुनिया यहाँ। भीतरी स्तंभ लेख में जो है हूणों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। और एरण स्तंभ लेख में जो है किसकी जानकारी मिलती है? सती प्रथा की जो है जानकारी। ये चीज़ें आपको ध्यान कर लेनी है। आगे बढ़ लेते हैं। संगम युग के दौरान जो है तोलकप्पियम नाम का ग्रंथ है, किसने लिखा हुआ है? तो आप क्या कहेंगे? तोलकप्पियर द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? तोलकप्पियर द्वारा जो है लिखा गया है, तोलकप्पियर। ठीक है, और किसका ग्रंथ है? व्याकरण का ये जो है क्या है? ग्रंथ है। अब देखिएगा, जो यहाँ के कुल सारे ग्रंथ हैं संगम काल के, इसे एक ग्रंथ आपको ध्यान रखना होता है, शिल्पादिकारम। कौन सा ग्रंथ ध्यान रखना है? शिल्पादिकारम आपसे कई बार पूछ लेता है। कणग्गी और उसे कोवलन की कहानी, शिल्पादिकारम। ठीक है, शिल्पादिकारम ध्यान रखना है। दूसरी रचना यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जीवक चिंतामणि। कौन सी रचना ध्यान रखना है? जीवक चिंतामणि। ठीक है, एक ध्यान रखना है कुरल, कुरल नाम की रचना ध्यान रखना। ठीक है, एक रचना ध्यान रखना है, बहुत सी रचना है भाई यहाँ पर, शिल्पाधिकारम, जीवक चिंतामणि, कुरल, और ध्यान रखेंगे ठीक है, तिरुतक देवर। ठीक है, जीवक चिंतामणि हो जाएगी। मणिमेखलय, एक रचना ध्यान रखनी है आपको, मणिमेखलय। और अगर बात करूँ तो यहाँ पर और भी रचनाएं हैं, जैसे कि अत्तू पात्तू हो जाएगी, पदेन किड़क्कू हो जाएगी, अट्टू पाट्टू हो जाएगी। ये बहुत सी अजीब से शब्द हैं ये, तो उन्हें रहने दीजिए। इतनी क्या कर लेना है आपको, कम से कम याद कर लेना। शिल्पाधिकारम की जो रचना की हुई थी, इलांगो वादिगल द्वारा की गई। किसके द्वारा? इलांगो आदिगल द्वारा की गई थी। और इसमें कोवलन और एक वेश्या की कहानी मिलती है, प्रेम की कहानी। और उसमें जो है, जो मूल पत्नी उसकी रहती है, जो पतिव्रता औरत रहती है, जिसका नाम है कर्णगी। ठीक है, क्या नाम है? कर्णगी नाम है। तो चूड़ा की कहानी रहती है इसी में। बाद में मथुरा नगर को भस्म कर देती, मीनाक्षी माता मंदिर। जीवक चिंतामणि जो है, ये किसने लिखी हुई है? तिरुतक देवर द्वारा जो है लिखी गई है। तिरुतक देवर द्वारा जो है ये क्या है, लिखी गई है। कोरल की रचना जो है तिरुबिल्लुवर द्वारा की गई है। तिरुबिल्लुवर द्वारा की गई है, बिल्लुवर। और यह रचना जो है, श्रीलंका के राजा के 10 जो है मूर्ख पुत्र थे, उनको पढ़ाने के लिए, यानी कि एक प्रकार के एजुकेशनल ग्रंथ है। मणिमेखला की रचना जो है शीतलय सतनार द्वारा की गई। इसके द्वारा? शीतलय सतनार, शीतलय सतनार द्वारा की गई। तो ये क्या है, इतनी रचना आपको ध्यान कर लेनी है, वरना जो है क्या हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। आ जाएगा ना प्रश्न, तो फिर नहीं बनेगा। इसकी रचना जो है तोलकप्पियर द्वारा की गई थी, जो कि अगस्त्य ऋषि के क्या थे, शिष्य थे। अगस्त्य ऋषि, ध्यान रखिएगा, ये इनकी जो है संगम जो हुए थे, इन्हीं की अध्यक्षता में हुए थे। हालांकि पहला और दूसरा हुए थे, बाकी तीसरे में भाग नहीं। द्वितीय संगम का जो है एकमात्र उपलब्ध ग्रंथ है क्या? तोलकप्पियर। और इसमें जो है व्याकरण के साथ साथ जो है तात्कालिक सामाजिक स्थिति की जिक्र। अगला देखेंगे कि सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सुमेलित करना है। एक तरफ क्या दिए हुए हैं, विदेशी शासक दिए हुए हैं, एक तरफ यात्री दिए हुए हैं, एक तरफ शासक दिए। देखिएगा, अगर मेगस्थनीज देखेंगे तो ये किसके समय पर हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर। जो फाह्यान हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर हो जाएगा। ह्वेनसोंग जो हो जाएगा, ये हर्षवर्धन के समय पर हो जाएगा। और सुलेमान जो है मिहिर भोज के समय पर हो जाएगा। तो आपका जो है उत्तर निकल आएगा। कौन सा उत्तर निकल आएगा? ए नंबर का जो है, कहाँ जाएंगे हम? तीसरे में जाएंगे। तो ए का अगर हम देखेंगे तो तीसरा यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये दो ऑप्शन क्या करेंगे, अपन क्रॉस करेंगे। बी का देखेंगे तो बी का पहला दिया हुआ है, तो बी का पहला यहाँ भी है और यहाँ नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपका सही निकल आएगा ये।
अब मेगास्थनीज जो था एक यूनानी राजदूत था, ठीक है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। फाहियान जो है चीन से आया हुआ, भारत में पढ़ने के लिए आया हुआ था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर आया हुआ था। और हेनसोंग जो है हर्षवर्धन के समय पर आया हुआ था, ये भी चीनी यात्री था। और सुलेमान जो है ये अरब साइड से आया हुआ था, और ये मिहिर भोज के समय पर जो है आया हुआ था। सभी प्रश्न जो है अकेले अकेले पूछ लेते हैं, कहीं जो है मिला करके पूछ। अगली बात करते हैं, देखिएगा कि मेगास्थनीज जो कौन था, यूनानी राजदूत था, जिसने इंडिका नाम की पुस्तक की क्या हुई थी, रचना की हुई थी। ग्रीक भाषा में थी ये पुस्तक, मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, कुछ जो है इसके अंश देखने को मिल जाते हैं। फाहियान भारत आने वाला क्या था, प्रथम चीनी यात्री था। और मालवा की जलवायु को इन्होंने क्या कहा था, विश्व की सबसे श्रेष्ठ जलवायु कहा हुआ था। कहाँ की जलवायु को, मालवा की जलवायु को। सुलेमान ने प्रतिहार शासक मेहर भोज की शक्ति की क्या की हुई है, प्रशंसा की हुई है। चलिएगा, मिहिर भोज जो है किसके समय का, मध्य प्रदेश में गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था ये। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है आपको, क्या करना है, विचार करना है। और विचार करने के बाद जो है आपको क्या करना है, बताना है कि कौन सी बातें जो है सही हैं, ठीक है। तो देखेंगे, जैन धर्म ने युद्ध और कृषि दोनों को वर्जित किया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जैन धर्म क्या करता है फ्रेंड्स, हिंसा को क्या करता है, विरोध करता है, यानी कि अहिंसा का व्रत पालन करता है, तो हिंसा का विरोध करता है। कृषि में छोटे छोटे जीव जंतु मर जाते हैं, इसलिए उसको भी क्या है, वो मना करता है। युद्ध का तो विरोध करता ही है। तो ये बात क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। जैन धर्म में जो है ईश्वर के अस्तित्व को पूरी तरह नकारा गया है। देखिए, ये कहना गलत है कि पूरी तरह नकारा गया है। इन्होंने कहा हुआ है कि ईश्वर को जो माना हुआ है, लेकिन जिन के नीचे माना हुआ है। जिन, जिन किसे कहते हैं, जो इंद्रियों को जीत चुका है, उन्हें क्या कहते हैं, जिन कहते हैं, या जैन महात्मा कहते हैं। तो वो कहते हैं कि ईश्वर जो हैं वो कहीं न कहीं, जैसे आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी कि गौतम ऋषि जो हैं, वो किसी के चक्कर में आ गए। इंद्र जो है कई बार जो उनके चक्कर में आ गए, कामदेव जो है किसी के चक्कर में आ गए, नारद जी जो है किसी के, मतलब इन्हें इंद्रियाँ का क्या कर लेती थी, अपने बस में कर लेती थी। रूप को देख कर के मोहित हो जाते थे, जिस्म को देख कर के मोहित हो जाते थे, इसलिए इंद्रियाँ इनके बस में नहीं थी। और जो जैन महात्मा होते थे, वो क्या करते थे, अपनी इंद्रियों को जीत लेते थे, इसलिए इंद्रिय जीत भी इन्हें कहा जाता है। और ये जो है जितेंद्र होते थे, इंद्रियों को जीतने वाला, ठीक है। तो ये देवताओं को मानते तो हैं जैन धर्म के लोग, लेकिन ये मानते हैं कि जितेंद्र नहीं है ये, मतलब देवता जो है जितेंद्र से कम है, यानी कि नीचे हैं। तो ये बात मुझे लगता है गलत लिखी हुई है, ठीक है, क्योंकि देवताओं को जो है उनके अस्तित्व को पूरी तरह इन्होंने जो है खारिज नहीं किया हुआ है, ठीक है। चलिएगा, देखते हैं, जैन धर्म जो है पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। ये जो है आपका 100% सही है, क्योंकि जैन धर्म के अनुसार कर्म का फल जो है जरूर मिलता है। सबसे ज्यादा जो है कर्मवाद पर बल देता है। तो 1 और 2 जैसे अगर हम सही करें तो ये वाला आपको उत्तर सही हो जाएगा। और अगर हम देखेंगे, 1 और अगर 2 क्यों सही करेंगे भाई, 1 और 2 तो सही होगा ही नहीं। या तो हो सकता है आपका 1 और 3 सही हो, या दूसरे को गलत मान लेंगे तो 1 और 3 सही हो जाएगा, या फिर जो है तीनों कथन सही हो जाएंगे। तो आप कहेंगे नहीं, पहला वाला जो है गलत लिखा हुआ है, पूरी तरह नहीं नकारता है। तो आपका सही जवाब जो होने वाला है 1 और 3 जो क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर भाई लिखा हुआ है ना कि ईश्वर के अस्तित्व को पूरी तरह नकारता, पूरी तरह नहीं नकारता। ये व्याख्या देख लेते हैं। जैन धर्म जो है ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है, लेकिन उन्हें जिन से नीचे रखता है। जिन का मतलब क्या है, जो जितेंद्र हैं। क्या है, जितेंद्र हैं। और जितेंद्र मतलब क्या है, जीत, जीत प्लस इंद्री, इंद्र। इंद्र का मतलब ये नहीं है, देवराज इंद्र नहीं है ये इंद्र कौन सा, जो इंद्रियों को जीतने वाला है, वो क्या है, जितेंद्र है, ठीक है। तो जिन से नीचे मानते हैं, क्योंकि देवता जो है इंद्रियों को नहीं जीत पाते थे। और इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं, आप कहेंगे हमारी इंद्री जो है आंख है, नाक है, क्या है, त्वचा है। आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ। जीभ एक और कौन सी है, एक और है कोई भाई, ठीक है। आंख, नाक, कान, त्वचा, आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ। आंख, नाक, कान नहीं लिखा हुआ है ना मैंने, वही तो मैं कह रहा हूँ, मुझे भाई याद है फिर भी। ये पंच इंद्रियां होती हैं मानव के शरीर में, क्या होती हैं क्या होती हैं, 5 इंद्रियां होती हैं। और जो कोई इन्हें कंट्रोल कर लेता है, वो क्या है, भगवान को भी जीत सकता है, ऐसे हमारे जो है इतिहास के ग्रंथ बताते हैं। अब आंखों ने भाई साहब कुछ देखा, तुरंत ही चेष्टा होती है। क्या देखा, अच्छे कपड़े देखा, अच्छी गाड़ी देखी, अच्छा बंगला देखा, ठीक है।
इससे क्या होती है, जो है हमारी चेष्टा होती है। नाक ने कुछ सूँघा, परफ्यूम सूँघा, मेकअप सूँघा, ठीक है? लिपस्टिक सूँघा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, उन्हें क्या है, सेंट है, इत्र है जिसे बोलते हैं, या फिर तो चेष्टा जो इससे भी क्या होती है, हमारी इच्छा होती है नाक की वजह से भी। त्वचा, त्वचा से भाई किसी-किसी को जो क्या होता है भाई, हमें जिन चीज़ों का एहसास होता है, वो इन्हें क्या बोलते हैं, इंद्रिय बोलते हैं। जिनकी वजह से हमें कुछ ना कुछ क्या है, बाहरी संवेदना ग्रहण करने को मिले, उन्हें इंद्रिय बोलते हैं। और आप जानते हैं, किस अंग से किस संवेदना को जो है ग्रहण किया जाता है। अनुभव भी होगा आप लोगों के पास में, ठीक है? तो उस अनुभव का क्या कीजिएगा, यहाँ व्यवहारिक स्तर पर प्रयोग कीजिएगा। हम जो है इन पंच इंद्रियों को भाई साहब, जो अपने वेदों का विज्ञान है ना, जो वेदों का विज्ञान है, बहुत खतरनाक है। ये जो है आपको हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से बताएँगे। आप जो है वर्तमान का जो डॉक्टरी वाला साइंस है ना करेंगे, ये क्या है भाई, हम सब कुछ कर चुके थे पहले ही प्राचीन काल में ही, ठीक है? तो कहाँ हम पढ़ेंगे, आप कहेंगे जो साइंस वाला पोर्शन है हमारे मेंस में, साइंस है, लेकिन वो आधुनिक साइंस नहीं है भाई, अपनी पुराने ज़माने की साइंस है, उसे पढ़ना है। उसमें वेद जो है वही जड़ी-बूटी बना कर के आपको हम खिलाएँगे, ठीक है? तो उसे जो है खाने के लिए तैयार रहिएगा, बस इंतज़ार कीजिएगा। तो ये जो है पंच इंद्रियाँ होती हैं, जो कोई इन्हें जीत लेता है वो क्या है, जितेंद्र है। और ऐसे ही क्या होते हैं, जैन महात्मा होते थे, देवता इन्हें नहीं जीत पाए थे, वो क्या करते हैं, इसका उदाहरण देते हैं। कई बार जो है आपने ऐसी कहानियाँ पढ़ी होंगी, जैसे कि अ, कई बार जैसे देवता क्या होते हैं, मोहित हो जाते हैं भाई, बहुत सारे देवता देखे होंगे आपने, इंद्र वगैरह हैं, ऐसे जो है मोहित हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर विवाह कर लेते हैं। तो जो मोहित हो जाते हैं, मतलब कि वो इंद्रियाँ उनको क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, अर्थात इंद्रियों से वो हार जाते हैं। कृषि में कीड़ों की हत्या होने के कारण जो है इसे वर्जित किया गया है, किसमें, जैन धर्म में। कर्म के आधार पर ही पुनर्जन्म का सिद्धांत माना गया है सभी धर्मों में। अगला प्रश्न है, चोल व्यवस्था में जो है पेरुंड्रम और सिरुंड्रम शब्द किससे संबंधित होते थे? चोलों की व्यवस्था में तो है ये क्या होते थे फ्रेंड्स, अधिकारियों के क्या होते थे, वर्ग होते थे, इन्हें पेरुंड्रम और सिरुंड्रम कहा जाता था। ऐसे जो है एक शब्द आता है भल्लाल, भल्ला भल्ला बोलते हैं, भल्लाल बोलते हैं। ये भल्ला बाहुबली वाला भल्ला नहीं है, ठीक है? भल्लाल ये किसान वर्ग को बोला जाता है। दक्षिण भारत में जो किसानों का वर्ग होता था, उन्हें क्या बोलते थे, भल्लाल बोलते थे। तो चलिएगा, अधिकारियों को क्या कहा जाता था, जो अधिकारी वर्ग होता था, पेरुंड्रम जो है उच्च श्रेणी के अधिकारी होते थे, जैसे आप वर्तमान में जैसे कौटिल्य जो लिखता है ग्रंथ, इसमें अमात्य कहता है। अमात्य जैसे जो केंद्रीय लेवल के अधिकारी होते थे। पेरुंड्रम जो है निम्न स्तर के अधिकारी होते थे, जिन्हें कौटिल्य अपने ग्रंथ में जो है राज्य स्तर के अधिकारी होते थे, उन्हें अध्यक्ष शब्द लेता है। चोल प्रशासन अपनी नौकरशाही के लिए विख्यात थी, और चोल प्रशासन जिसकी नौकरशाही के लिए विख्यात है, उसमें सबसे अच्छा जो प्रशासन व्यवस्था थी वो क्या थी, चोलों की ग्रामीण शासन व्यवस्था, जिसे हम ग्राम शासन भी कह देते हैं, बहुत अच्छी थी। ध्यान रखिएगा, 3 प्रकार की यहाँ पर जो है सभा देखने को मिलती हैं, उर, नगरम और महासभा। ये 3 प्रकार की जो है संस्थाएँ होती थी। इन्हीं के द्वारा जो है पंचायती राज वहाँ पर चलता था। और इस जो ग्रामीण स्वशासन की जानकारी देखने को मिलती है, वो हमें परांतक प्रथम के उत्तर मेरु अभिलेख से जो है जानकारी मिलती है। कौन से अभिलेख से? उत्तर मेरु अभिलेख से जो है हमें जानकारी मिल जाती। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं कि मौर्य सम्राट अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हमें जो 5वां अभिलेख है, अशोक के जो 14 शिलालेखों में से जो 5वां लेख है, वो क्या बताता है? धम्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी देता है। अशोक का धम्म एक नैतिक आचार संहिता थी, ना कि कोई विशिष्ट। भाई साहब बिल्कुल सही बात लिखी हुई है, क्योंकि जो धर्म की परिभाषा मैं जानता हूँ, उसमें कहा गया है, अब सिन्बे बहुज्ञाने दया दाने सच्चे सोधबे माधबे साधबे चाइती धम्मा। चलिए मैं धर्म का मतलब ही आपको बता देता हूँ। जो धर्म है, ठीक है, ये जो है द्रा धातु से आया हुआ है। कौन सी धातु से आया हुआ है? द्रा धातु से बना हुआ है धर्म। एक होता है धर्म, हमारी जो संस्कृति में धर्म होता है उसे इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? धर्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धर्मा बोलते हैं। और इसका मतलब होता है कर्तव्य से। जो पश्चिम में धर्म चलता था उसे क्या बोलते हैं? रिलीजियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिलीजियस बोला जाता है। और इसका मतलब होता है पंथ है। क्या होता है? पंथ। जो मतलब जो वर्तमान में धर्म जिसे कहते हैं वो क्या है? वास्तव में रिलीजियस है। इंडियन धर्म जो है वो क्या है? द्रा धातु वाला धर्म है, जिसका मतलब क्या होता है? धारण करना। क्या करना? धारण करना। और वो क्या धारण करना? आप कहेंगे कर्तव्य धारण करना। बच्चे हो, बच्चे के कर्तव्य क्या कीजिएगा? धारण कीजिएगा। पिता हो, पिता के कर्तव्य धारण कीजिएगा। राजा हो, राजा के कर्तव्य धारण कीजिएगा। तो उसे क्या कहेंगे हम? राजधर्म कहेंगे।
ठीक है। राजधर्म का मतलब क्या होता है, जो राजा है वो देश के प्रति, जनता के प्रति जो उसके कर्तव्य हैं उसे राजधर्म कहेंगे, ना कि देश की पूजा करना। ठीक है, तो ये क्या होता था, हमारी संस्कृति में धर्म का मतलब होता था। बाद में जो है कई लोगों ने क्या किया, इसका उल्टा का पुल्टा। सत्य एक होता है, विप्र बहुता वदंती। विप्र का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे ब्राह्मण का पर्यायवाची नहीं। विप्र का मतलब एक पर्यायवाची लिया जाता है, विप्र का मतलब होता है ज्ञान का क्या हो, केंद्र हो। तो जो ज्ञान के केंद्र हैं वो क्या कर देते हैं, विप्र बहुता वदंती, एक सत्य को जो है अलग तरीके से व्याख्या कर देते हैं, समाज में वही सत्य जो है अलग अलग रूपों में हो जाता है। तो ये जो धर्म है, धर्म को हमारे ग्रंथों में ही अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया गया है। अगर मैं अशोक के शिलालेखों की बात करूं, अशोक के शिलालेखों में धर्म की बात करूं, तो वहां पर परिभाषा मिलती है, अपसिन्वे बहुज्ञाने दया दाने सच्चे शोधवे माधवे साधवे चायति धम्मा। का मतलब क्या होता है, अपसिन्वे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण करना, अपसिन्वे, ठीक है। बहु के यानी बहुत लोगों का मतलब उद्धार करना, अपसिन्वे बहु के यानी दया दानी, दया करना, प्राणियों प्राणी मात्र के प्रति दया करना, दान करना, दया दान में सच्चे सोचवे मतलब सच्चे का मतलब होता है सत्य बोलना, और सोचवे का मतलब क्या होता है, शौच यानी पवित्रता, मन और कर्म वचन सभी से पवित्र रहना। सच्चे शोधवे, सच्चे शोधवे माधवे, माधवे मतलब मृदुता, मृदुता का मतलब अच्छी वाणी बोलना, मृदुता माधवे साधवे का मतलब होता है साधुता, यानी कि एक ऐसे गुण धारण करना जो कि मतलब क्या हो, आदर्श गुण हो। माधवे साधवे चायति धम्मा, यही सब क्या है, धर्म है। तो ठीक है, इसमें कहीं पूजा का, तो ये क्या है, सभी नैतिक बातें थी, ये अशोक खुद बताता है, तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी सही बात हो जाएगी। धर्म के प्रचार के लिए बौद्ध धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी, और अशोक का धर्म जो है एक नैतिक आचार की संहिता थी। दोनों बातें क्या लिखी हुई, सही लिखी। अगली बात करेंगे, तो अगली बात में जो हो जाएगा कि धर्म जो है हमारे, जैसे मैं मनुस्मृति के अनुसार पर बात करूं कि धर्म क्या होता है, मनुस्मृति के अनुसार अगर बात करेंगे तो धर्म का मतलब होता है कि ये श्लोक मुझे याद आ जाए, याद नहीं आ रहा है कि क्षमा, ठीक है, धृति ही, धृति ही क्षमा दमोस्तम शौचमिंद्रिय निग्रह सत्यम क्रोधम दशकम धर्म लक्षणम। ठीक है, तो उसमें क्या कहा गया है कि धृति ही का मतलब होता है धैर्य, किसी व्यक्ति के अंदर धैर्य का अगर लक्षण है, धैर्य, रति ही क्षमा दमोस्तम, यानी कि एक दूसरे को क्या कर देना, गलती करने पर माफ कर देना, यानी क्षमा, क्षमा का आचरण, क्षमा दमोस्तम, और क्षमा की शक्ति जो होना, धृति क्षमा दमोस्तम, शौच इंद्रिय निग्रह, यानी कि शौच का मतलब होता है पवित्रता, पवित्रता, पवित्रता का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ जो है ऊपर से स्नान कर लिया तो पवित्र हो गए, जी नहीं, ये कदा भी इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब होता है कि मन और वाणी से जो हमेशा अच्छे कर्म करना, और कभी झूठ मत बोलना, कभी ऐसी वाणी मत बोलना कि जो है किसी को क्षतिकारक हो, नुकसान करने वाली हो, किसी को रुलाने वाली हो, किसी को कष्ट देने वाली हो। यही क्या होती, पवित्रता होती है। ठीक है, और समादमोस्त्यम शौचम इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह का मतलब क्या होता है, अपनी इंद्रियों को क्या कर लेना, निग्रह यानी कि कंट्रोल कर लेना, इंद्रिय निग्रह, और धीर विद्या, धैर्य रखना, धीर विद्या, सत्यम क्रोधम, सत्य बोलना, क्रोध का त्याग करना, ऐसे जो है कुल मिलाकर के 10 लक्षण बताए गए हैं। तो वो 10 लक्षण क्या होते हैं, वो धर्म होता है। और बात करें धर्मो रक्षिता रक्षिता, धर्म में धर्मो रक्षिता रक्षिता, ये भी श्लोक सुना होगा आपका। बहुत सारी धर्म की जो है परिभाषा है, मैन जो है कम से कम एक परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। इंटरव्यू वगैरह में जो है आपसे पूछ लेता है, अगर आप जो है क्या है आपसे पूछेगा कि आप नास्तिक हैं या आस्तिक हैं, तो आप कहेंगे कि अगर ईश्वर को मानते हैं या वेदों में विश्वास करते हैं तो आस्तिक कह देंगे। या फिर आपसे पहला प्रश्न यही होता है, अगर आपकी जो मतलब वेशभूषा कुछ इस प्रकार से तिलक तिलक लगा करके जाते हैं, तो वो जान जाते हैं कि धार्मिक प्रवृत्ति का लोग है, तो उसे देख करके ही क्या करते हैं, बढ़िया मजा लेते हैं वो इंटरव्यू वाले। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वही मारते कुछ भी नहीं है, ना ही गुस्सा होते हैं, बस आराम आराम से तुमको क्या करें, बातों से मार देंगे। चलिएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, जो इधर है आपका ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, दोनों क्या है, सही व्याख्या भी है। धम्म महामात्रों को उल्लेख 5वें शिलालेख में मिलता है। धम्म का उद्देश्य समाज में सद्भाव और शांति स्थापित करना था, और इसमें से बड़ों का सम्मान और जीवों के प्रति दया का मुख्य भाव था। देखिए, कभी चर्चा करने का जो है मौका मिलेगा अभी, जब हम ये क्वेश्चन करेंगे कि अशोक का जो धम्म था उसकी मेंस के हिसाब से क्या कीजिएगा, मूल्यांकन कीजिएगा, तो वहाँ पर करेंगे कि अशोक ने जो कुल मिलाकर के एक ऐसा पाठ पढ़ाया था सभी लोगों को कि भाई लड़ना नहीं है,
कि अगर लड़ोगे, क्योंकि अशोक क्या कर चुका था, तलवार फेंक चुका था, तो फिर क्या करोगे भाई, अगर लड़ेंगे तो इन्हें कैसे रोकेगा, तो इसके माध्यम से नैतिक आचरण के माध्यम से रोकने का प्रयास किया था। भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं को क्या है, उनके प्रतीकों से क्या कीजिएगा, मिलान कीजिएगा। थोड़ा सा स्पीड बना रहा हूँ अब, कि जो है जन्म का उनके प्रतीक क्या है, ध्यान रखना, जन्म का प्रतीक जो है घोड़ा माना जाता है। क्या सही बात कर रहा हूँ क्या? ठीक है, तो जैसे मुझे ज़्यादा पता नहीं है बहुत अच्छे से, तो मैं कुछ ऑप्शन की तरफ लगाता हूँ। जैसे प्रथम उपदेश की घटना को क्या कहते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। मैं सी का चौथा ढूंढता हूँ, सी का चौथा यहाँ पर दिया हुआ, एक से ही मेरा उत्तर निकल आया। बाकी मैं देख देख करके बता दूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं भाई, बता सकते हैं, लेकिन मैंने बताया है कि एक ऑप्शन से भी उत्तर क्या कर सकते हो, आप निकाल सकते हैं। सी का क्या है, चौथा, सी का चौथा देखिएगा, यहाँ पर नहीं है, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पर भी नहीं, एक बचा वही सही होगा, देख लीजिएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, जन्म की घटना को क्या कहते हैं, कमल और साँड़ दिया जाता है, साँड़, ठीक है। साँड़ ये कहीं न कहीं युवा अवस्था, यौवन की अवस्था का भी प्रतीक माना जाता है। शुद्ध भाषा में कहते हैं जवानी की अवस्था, तो उस अवस्था का भी जो प्रतीक माना गया बौद्ध धर्म में। गृह त्याग की घटना जो है किससे जोड़ी जाती है, आपकी घोड़ा से जोड़ी जाती है, ठीक है। और जो है मृत्यु की घटना को जो है किससे जोड़ा जाता है, स्तूप से जोड़ा जाता है। बहुत जगह स्तूप देखने को मिल जाएँगे। स्तूप से आपको ध्यान रखना है, कम से कम एक स्तूप जो है सांची का स्तूप है, जो भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। कहाँ पर है? ये रायसेन जिला में स्थित है। कमल से आपको क्या ध्यान रखना है, कुछ ध्यान रखना, जन्म से समय से, तो जन्म से एक जानकारी ध्यान रख लीजिएगा। जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? आप कहेंगे लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पर पड़ता है? आप कहेंगे नेपाल में पड़ता है। ये नेपाल कहाँ पर पड़ता है? भारत का पड़ोसी है। प्रथम उपदेश जो है धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। कहाँ पर जो है प्रथम उपदेश दिया था? तो कई बार प्रश्न आता है, आप कहेंगे सारनाथ में दिया। मृत्यु की घटना स्तूप कहलाती है, ध्यान रखना। मृत्यु कहाँ पर हुई थी? आप क्या बताएंगे? कुशीनगर में जो है मृत्यु, गौतम बुद्ध की कुशीनगर में मृत्यु हुई थी, जो कि मल्लगढ़ राज्य की क्या थी? राजधानी। आगे बढ़ जाते हैं। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को जो क्या कहा जाता है? महापरिनिष्क्रमण कहा जाता है। और संकेत क्या होता है? घोड़ा जो है इसका संकेत होता है। गौतम बुद्ध के घोड़ा का नाम क्या था? कंटक है, घोड़ा का। प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। इसे क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक जो क्या? बोधि वृक्ष। इस घटना को क्या कहते हैं? ज्ञान प्राप्ति की घटना को जो संबोधि कहा जाता है। ज्ञान प्राप्त किस नदी के किनारे हुआ था? आप क्या कहेंगे? निरंजना नदी के किनारे। कहाँ पर हुआ था? आप कहेंगे बोध गया में हुआ था। किस वृक्ष के नीचे हुआ था? बोधि वृक्ष, पीपल कहते हैं। बोधि वृक्ष को किसने काटा था? आप क्या बताएंगे? जल्दी से बताइएगा। शशांक ने जो है बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। शैव धर्म का जो है कट्टर अनुयायी था कौन? शशांक। कहाँ का था? गौंड वंश का था। कौन से गौंड वंश? आप कहेंगे बंगाल का गौंड वंश। चलिएगा इतनी जान। ये किस अभिलेख में से जो है प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो है प्रभाव पश्चिम भारत पर था? भाई साहब रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से जो है प्रमाणित होता है। इससे रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ जो है कहाँ पर है? आप कहेंगे सौराष्ट्र प्रांत में। कहाँ पर है? सौराष्ट्र प्रांत में। सौराष्ट्र प्रांत कहाँ पर है? आप कहेंगे कहाँ पर है? ये गुजरात में। सौराष्ट्र प्रांत में जो है एक पहाड़ी होती थी, गिरनार पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? गिरनार पहाड़ी। गिरनार पहाड़ी में बहुत बड़ा एक पत्थर लगा हुआ था। उस पत्थर पर कुछ चीजें लेख लिख दी गई थी। उसी लेख को कहा जाता है, आप कहेंगे गिरनार अभिलेख कहा जाता है, या जूनागढ़ अभिलेख कहा जाता है, ठीक है। इसी को जो है कहा जाता है। अब जो है ये जो गिरनार अभिलेख में, इसमें क्या जानकारी मिलती है कि मौर्य शासकों द्वारा यहाँ पर क्या किया गया है? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया। कौन सी झील का निर्माण करवाया गया है? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया। किसके लिए? सिंचाई के लिए जो है निर्माण करवाया गया है। बाकी अशोक है और स्कंदगुप्त और जो क्या नाम था उसका, तो ऐसे जो है कई शासकों ने, रुद्रदमन ने जो है यहाँ पर इस झील का पुनर्निर्माण करवाया हुआ है। 4 शासकों का जो है उल्लेख मिलता, ठीक है। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ पर स्थित है? आप कहेंगे उड़ीसा पर स्थित है। उड़ीसा में है, उदयगिरी पहाड़ी पर। गौतमी पुत्र सातकर्णी का नासिक शिलालेख जो है कहाँ पर है? आप कहेंगे महाराष्ट्र में है। बाल श्री गौतमी का अभिलेख है। अशोक का जो है गिरनार अभिलेख नहीं है। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। जूनागढ़ अभिलेख, सुदर्शन झील के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। झील का निर्माण चंद्रगुप्त के जो है प्रांतीय गवर्नर पुष्यगुप्त द्वारा करवाया गया था। ये संस्कृत का पहला जो है बड़ा अभिलेख है। आगे बढ़ जाते हैं। प्राचीन गांधार कला की शैली किन दो कलाओं का सम्मिश्रण देखने को मिलता है? तो जो है किन दो कलाओं का सम्मिश्रण देखने को मिलता है? आप इसमें क्या जो है उत्तर सोचने वाले। चलिएगा, पहली बात, ये कला जो है गंधार कला और मथुरा कला किसके समय पर विकसित हुई थी? आप कहेंगे कनिष्क के समय पर विकसित। कहाँ पर विकसित हुई थी? आप कहेंगे जो है छोटा सा भारत बनाइएगा, तब देख करके बता पाएंगे। देख करके बता दोगे, कौन सी बड़ी बात, वो तो कोई बता सकता है, ठीक है, मैं भी बता दूंगा। ऐसे ही बनता है क्या भारत? चलिए ऐसा मान लीजिए, इतना लंबा नहीं इधर, ठीक है, तो लंबा है मान लीजिएगा है।
इधर जो है एक राज्य होता था, इस राज्य का नाम क्या होता था? इस राज्य का नाम था गंधार। कौन-सा धार? गंधार। गंधार नरेश का नाम आपने सुना हुआ है, ठीक है? महाभारत देखी हुई है भाई। मैं वामन मतलब पूरी की पूरी महाभारत देख चुका हूँ, मुझे बहुत अच्छा मज़ा आया। वो क्या नाम है, बी आर चोपड़ा, उसकी जो है पूरी महाभारत। यहाँ पर एक जनपद होता था, उसका नाम था महाजनपद, इसका नाम था गंधार। और गंधार महाजनपद की राजधानी क्या होती थी? कौन सी राजधानी होती थी? अब तक्षशिला। तक्षशिला किसके नाम पर है? राजा तक्ष के नाम पर। राजा तक्ष कौन होता था? जो भरत वंश के राजा भरत के पुत्र तक्ष होते थे, ठीक है? उसके नाम पर है। यहाँ पर तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी थी। और जो यहीं पर जो गंधार में जो कला विकसित हुई थी, उसको क्या कहा जाता है? गंधार कला कहा जाता है, ठीक है? इधर से अगर देखेंगे तो इंडिया का प्रभाव था, इधर से देखेंगे इंडिया का प्रभाव था। इधर से देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे यूनानी शासकों ने क्या किया था? शासन किया। कौन से शासक ने? यूनानी शासकों ने थे। क्या हो जाएगा? भारतीय और यूनानी परंपरा का जो है हमें इसमें प्रभाव देखने को मिलता। क्या प्रभाव? खास बात जानते हो क्या है? गंधार कला की जो खास बात है, इसमें है दिखावा। क्या है? दिखावा। हमारी संस्कृति में मूल रूप से दिखावा नहीं होता था, ध्यान रख लीजिए। हमारी संस्कृति दिखावे की संस्कृति नहीं है, दिखावा नहीं होता था। दिखावा का मतलब बहुत अच्छा सजा देना, बहुत अच्छे से चीज़ों को करना। देखा है कभी जो हमारे आदर्श व्यक्ति होते थे, कभी देखा है कि वो बहुत अच्छा टीका चंदन, मतलब बहुत अच्छे सूट बूट जूता मोजा ऐसे पहन करके चलते हैं? नहीं, बताइए ना भाई, एक उदाहरण बताइए मुझे। मैं तो जानता हूँ, किसको जानता हूँ? अपने जैसे देश के महान व्यक्तियों में देखो, मैं जानता हूँ स्वामी विवेकानंद जी को जानता हूँ। क्या देखा उन्हें कभी ये करते हुए? मैं जानता हूँ महात्मा गांधी को जानता हूँ। क्या देखा उन्हें कभी बहुत सजते बजते हुए? मैं जानता हूँ रामकृष्ण परमहंस को जानता हूँ। क्या उन्होंने देखा है कहूँ कभी आप सजते बजते देखा हुए? मैं जानता हूँ स्वामी दयानंद सरस्वती को जानता हूँ। क्या आपने देखा है उन्हें कभी सजते बजते हुए? नहीं देखा होगा, ठीक है? सजने बजने में नहीं भाई, हमारे यहाँ की मूल संस्कृति थी कि कपड़ों से ज़्यादा जो है अध्यात्म को बढ़ावा देने वाली संस्कृति थी। अध्यात्म जो है दिमाग में होता है, शरीर के बाहर नहीं होता, ठीक है? हमारे यहाँ के लोगों का शरीर भले ना बहुत अच्छा हो, गोरा ना हो और जो है बॉडी बिल्डर ना हो, लेकिन इनकी दिमाग की ताकत देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त दिमाग की ताकत होती थी। अच्छे-अच्छे वो पराजित कर देते थे। और मानव का विकास सिर्फ़ जो है शारीरिक विकास काफ़ी नहीं होता है। अगर शारीरिक विकास काफ़ी होता तो बहुत बड़ा विशाल व्यक्ति जो है सुसाइड नहीं कर लेता, बहुत बड़े पैसा वाले व्यक्ति सुसाइड नहीं कर लेते। सुशांत सिंह राजपूत का सुना था, थोड़ा फ़िल्म तो मतलब बहुत ही सब कुछ था जीवन में यार, क्या चीज़ की कमी थी? अभी एक की भाई बात करता हूँ, चलिए थोड़ी-सी बातें करूँगा। ये केस अभी आपने सुना होगा, मैंने कल परसों न्यूज़ कल देखा था, उसमें मोबाइल में देखा था। क्या नाम था उसका? 42 वर्ष का वो व्यक्ति था, केरल का व्यक्ति था, उसका मुझे नाम शायद याद नहीं है। कैसे उसने सुसाइड करवा दिया एक लड़की ने, चलिए उसको थोड़ा-सा हम क्या करते हैं, उसकी पिटाई करते हैं। मतलब बातों से करेंगे भाई, और किसी कैसे कर सकते। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये सही हो जाएगा। इंडो और ग्रीक जो है, ये ग्रीक बुद्धिस्ट कला है। इस शैली में जो बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई गई हैं, अपोलो देवता की तरह जो है, अपोलो यूनानी देवता थे, इनकी तरह बनाई गई हैं। कुषाण शासकों ने इस शैली को सर्वाधिक संरक्षण दिया था। खास विशेषता है, ध्यान रखिएगा, अलंकृत शैली का प्रयोग करना। अलंकृत अलंकृत का मतलब क्या होता है? सजा-वजा दिखाई देना। गौतम बुद्ध को बढ़िया क्या बनाया गया है? मैं यूनानी गंधार कला में बनाऊँ, तो गौतम बुद्ध को इसमें बढ़िया बनाया गया है। वैसा नहीं बना पाऊँगा, लेकिन आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो है, इसमें क्या बनाया है? गौतम बुद्ध को जो है बनाया गया। गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई गई हैं, उससे वैसा नहीं बनेगा भाई, ठीक है? मान लीजिएगा कि इस प्रकार से जो बैठे हुए हैं, ये मतलब जब इनके हाथ में कैसे करूँ? चलिए ऐसे कुछ की हाथ जोड़े हुए बैठे, हाथ जोड़े क्यों बैठेंगे? चलो ठीक है, जैसे भी हों बैठे हुए हैं, ठीक है? ऐसे। यहाँ पर जो अगर मैं इसी को बनाऊँ किसमें? इसमें अगर मैं इसी मूर्ति को बनाऊँ मथुरा कला में, तो बहुत मैं सिंपल सी बनाऊँगा कि पलकें इनकी क्या होंगी? झुकी हुई होंगी नीचे की ओर, मतलब मुंदी हुई होंगी। ये ऐसा दिखाया जा रहा होगा, मतलब भक्ति में, अपने ध्यान में क्या है? लीन है, अपने अध्ययन में लीन है। अगर ये गंधार कला में बनाया जाएगा तो इसकी बिल्कुल वही होगी, तिरछी नज़र कमाल तेरी, ऐसे वाला बनाया गया होगा, ठीक है? तो वैसा बनाया गया होगा। इसमें बढ़िया मतलब कामुक बॉडी बनाई गई होगी, अगर गंधार कला में यही मूर्ति बनाएँगे तो बढ़िया हॉट टाइप का मतलब दिखने वाला जो है बनाया गया होगा। जो है अच्छे से जो है बॉडी, गोरा रंग, ऐसे जो है चीज़ें दिखाई गई होंगी। अलंकृत यही होता है, दिखावा, ठीक है? तो ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? गंधार कला में। और जो मथुरा कला थी, इसमें जो है बहुत ध्यान मुद्रा में जो है एक सिंपल से कपड़े पहने हुए उसमें जिस्म दिखाया गया है, तो ये अंतर होता था। अब मैं उसकी बात कर रहा था भाई कि मोबाइल-वोबाइल बढ़िया चलाते हो दम से, थोड़ा-सा सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, सोशल मीडिया का ज़माना है, एक गलती क्या हो सकती है, भारी पड़ सकती है।
तो हमेशा ही जो है फालतू की चीज़ों पर ध्यान मत दीजिएगा। आपको मैं बता रहा हूँ, एक लड़की है, वो वीडियो तो नहीं है मेरे पास में, एक लड़की है, उसका नाम भी मुझे याद नहीं है, घटना जो है याद, और एक क्या है, लड़का है, लड़का है, लड़की जो है काफ़ी क्या है, चालाक है। देखिए, ये मत कहिएगा कि लड़कियों के लिए ऐसा कह रहा है, ऐसा नहीं है, रियलिटी को रियलिटी समझिएगा, वास्तविकता है संसार की, वर्तमान में भी जो वास्तविकता है। ठीक है, तो ये जो भाई साहब हैं, इनकी एज लगभग 42 वर्ष ही है, मतलब कि यहाँ थे, ये सब जो है सामान्य जीवन काट चुके हैं। 42 वर्ष का होना मतलब कि, और सही सलामत ज़िंदगी जी रहे होना, इज़्ज़त से जी रहे होना, उसके कर्मों को बताता है कहीं न कहीं कि कैसे कर्म किए होंगे व्यक्ति ने। अगर 42 वर्ष की उम्र में भी आपको कोई जो है अच्छे से सैल्यूट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि निश्चित रूप से आपने अपनी युवावस्था में क्या है, अच्छे कर्म किए होंगे, वरना जो है गाली मिलती है कई लोगों को यहाँ पर। तो व्यक्ति जो है कहाँ जा रहा है, बस में बैठा हुआ है, जॉब करता है कंपनी में, अगले दिन इसका क्या है, बर्थडे है, रियल घटना है, आप सर्च करके देख लीजिए, केरल की घटना, बताना भी ज़रूरी है। तो ये बस में खड़ा है, और ये लड़की भी जो है इसके बगल में खड़ी हुई है, काफ़ी मतलब ये युवा लड़की थी, और वैसी रील वाली लड़की थी। रील जानते हैं ना? रील, जो भी मुजरा वाले होते हैं, वैसे ही क्या थी एक लड़की, आई थिंक ये मुसलमान धर्म की थी, और ये व्यक्ति केरल का है। ये कुछ सामान-वामान लेकर के बस में आ रहा होता है, व्यक्ति जो है बस में खड़ा है। ये व्यक्ति एक बार क्या करती है कि एक वीडियो इस व्यक्ति का आगे से लेती है ये लड़की, मतलब रील टाइप की बना रही होती है बस में, और फिर एक बार पीछे से लेती है, और ये लड़की कुछ इस प्रकार से मतलब खड़ी हो जाती है कि इसका जो जिस्म का एक हिस्सा है, जिसे मतलब स्पर्श करना गलत तरीके से देखा जाता है, माना जाता है, उस हिस्से को ये क्या कर देती है लड़की, इस व्यक्ति के जो है मतलब हाथ की टुहनी में जो है स्पर्श कर देती है, और वीडियो में कुछ इस प्रकार से बाद में उसको एडिट किया और दिखाने की कोशिश कर रही है कि देखिएगा कैसे बस में जो है लोग होते हैं, कैसे-कैसे लोग जो है बुरी तरीके से लड़कियों को टच करते हैं, ऐसा जो है ये वीडियो बनाने की बात कर रही है। ठीक है? अब ये चला जाता है, वीडियो क्या कर लेती है, सेव कर लेती है। ये व्यक्ति देखता है, सामान-सा लेता है कि भाई साहब ये फ़ैशन है आजकल का, कोई सेल्फ़ी-वेल्फ़ी ले रही होगी मुँह टेढ़ा करके, तो ऐसे करके जो है वो क्या है, चला जाता है यहाँ से। अब ये व्यक्ति अपना मतलब बर्थडे का इंतज़ाम करने लगता है। अगले दिन ये जो है रील क्या होती है, ये लड़की जाकर के एड करके डालती है, और इसका जो है मसाला दुनियादारी का ये बनता है कि भाई जो लड़के होते हैं, वो लड़कियों को बस में क्या करते हैं, छेड़ते हैं, शरीफ लड़कियों को। और बंदा क्या है, ये बहुत शरीफ है, इसकी मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, मैं तो उससे बात भी नहीं किया हुआ है। इसके जो है मैंने कमेंट देखे थे, और जो है जो वहाँ पर जो उनके केसेस करने वाले थे, उन लोगों का पुलिस का बयान देखा हुआ था। तो ये व्यक्ति जो है, ये जो लड़की क्या करती है, रील जो है इंस्टाग्राम पर डालती है। वो इंस्टाग्राम पर जो है क्या करती है, वो रील डालती है, और इसमें यही बताती है कि मतलब लड़के क्या करते हैं, लड़कियों को गलत तरीके से अकेली लड़की को छेड़ते हैं, ऐसा करते हैं। ठीक है? अब ये रील क्या होती है भाई, 1 घंटे के अंदर, ये मतलब बहुत कम समय के अंदर जो है 2 मिलियन चल जाती है, यानी कि करोड़ों लोग जो है इसको क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। अब धीरे-धीरे ये वीडियो क्या पहुँचता है, भाई साहब के जो है दोस्त-वोस्त वगैरह भी क्या करने के लगते हैं कि भाई साहब ये क्या है, तुम तो छा गए यार। अब ये जो क्या है, निहायत एक शरीफ बंदा था। इसे जो है इस तरफ के जो है हालात क्या थे, स्वीकार नहीं थे। अब ये जो है कई लोगों ने कहा कि यार कैसा है, कैसा है, कैसा है? तो सभी लोगों ने कमेंट में, कुछ बहुत से लोग ज्ञान देने वाले होते हैं, तो उस लड़की ने जो वीडियो डाला, उस कमेंट को ये भाई साहब ने पढ़ा होगा, देखा कि हाँ, लड़के ऐसे ही होते हैं, बहुत ही जो है दिखने में बहुत शरीफ लग रहा है, लेकिन अंदर से ऐसा है, वैसा है, फलाना है, ढिमका। व्यक्ति को जो है मानसिक स्तर पर आघात हुआ। इस व्यक्ति ने अपने आप को कमरे में क्या किया, बंद किया, और बंद करने के बाद क्या किया? वही किया जो एक शरीफ है कर सकता, सुसाइड कर लिया। ठीक है? तो बेइज्जती नहीं सह पाया, और क्या कर लिया, आत्महत्या कर ली, और अगले दिन लड़की ये क्या है, फरार हो गई। तो ये क्या है भाई, प्री प्लान मर्डर है, तो अपेक्षा है आपसे भाई, कभी ऐसे क्या है, ना सिर्फ़ लड़की के लिए, ना सिर्फ़ लड़कों के लिए, मैं लड़कियों के लिए भी कह रहा हूँ कि अभी ऐसी कभी हरकत मत कीजिएगा कि एक जो है शरीफ इंसान की क्या ले ली आपने, जान ले ली, इससे आपका क्या है, कितना फ़ायदा हो सकता है रील वीडियो बनाने के चक्कर में। तो ये शरीर जो मिला हुआ है ना, ये परमपिता परमेश्वर ने सभी को दिया हुआ है, जो आप समझते हैं उस लिए नहीं मिला हुआ है, ठीक है? अच्छे कर्म करने के लिए मिला हुआ है, तो जीवन में कुछ अच्छा कीजिएगा, पॉज़िटिव परिणाम लाइएगा, वरना जो है आप क्या करेंगे, जो एक शरीफ इंसान को इस प्रकार से परेशान करेंगे ना, किसी की भी हो, वो उस समय पर कुछ नहीं बोलेगा, वो रो देगा बस। वो रो देगा, और जो है लेकिन आपका जो है कर्म उसमें क्या है, गलत परिणाम ऐड हो गया, भयंकर जो है आपको दंड मिलेगा, ठीक है? तो इस घटनाओं से सीखना है, ख़ैर जो है ऐसे सामान्य
जैसे जो लोग होते हैं क्रूर प्रकार के धूर्त लोग होते हैं, उनको ये बातें समझ में नहीं आती होती हैं। शरीफ इंसान को भी जो क्या है सलाह है कि भाई आप ऐसे लोगों से दूर रखिएगा। केरल में खतरनाक फिर प्रोटेस्ट किया, सभी लोग जो है ऐसे एक बॉक्स लेकर के चलने लगे कि हम बस में भी जाएँगे तो इसी प्रकार से चलेंगे। मतलब कि हमें कोई छू भी ना पाए, देखना मज़ेदार घटना है यार। फिर गवर्नमेंट को वहाँ कानून बनाना पड़ा, ठीक है? बस में जो है सार्वजनिक स्थान पर रील बनाना ही बंद कर दिया। ये घटना है भाई साहब, देखिएगा आप लोग भी देखिए, थोड़ा समझ में आएँगी चीज़ें। और ये सोशल मीडिया, इंटरनेट, साइबर अपराध आप पढ़ते हैं, निबंध-निबंध लिखते हैं, तो इन घटनाओं को आप खूब जोड़ सकते हैं। करंट अफेयर की घटनाओं को कहानी शुरू कर सकते हैं निबंध लिख। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। देखिए अगर धार्मिक सम्मेलन देखेंगे तो पहला इन्होंने कहाँ पर किया था? कन्नौज में किया था और दूसरा जो है प्रयाग में किया हुआ था। जो महाकुंभ का आयोजन होता है, इसे महाकुंभ कहते हैं, ये उसी समय से जो है शुरुआत हो रहा। तो कहाँ-कहाँ पर किया हुआ था? कन्नौज और प्रयाग में किया हुआ था। ये जो है कन्नौज वाला बौद्ध धर्म को लेकर के बहुत बड़ी सभा थी और ये जो है हिंदू धर्म को लेकर के थी। चलिएगा, तो कन्नौज की जो धर्मसभा की रचयिता जो चीनी यात्री किसने की हुई थी? ह्वेन-सॉन्ग ने। 5 प्रयाग में जो है हर 5 वर्ष पर जो महामोस परिषद का आयोजन होता था और हर्षवर्धन अपनी सारी संपत्ति प्रयाग में क्या कर देता था? दान कर देता था और अपनी बहन जो है राज्यश्री द्वारा दिए हुए अंत में वस्त्र पहन करके घर आता। निम्नलिखित में से कौन-सा नवरत्नों में शामिल नहीं था? नवरत्न ये कहाँ रहते थे? आप कहेंगे जो विक्रमादित्य नाम के शासक थे, उनके दरबार में रहते थे और बहुत होशियार शासक थे विक्रमादित्य। मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय पूरा का पूरा ज्यों का त्यों सिस्टम जो है बना लिया है, तो किसी को पता भी नहीं चल पा रहा है कि ये विक्रमादित्य के दरबार में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। तो कोई भी आए, ज्यों के त्यों नाम है, सब कुछ वैसा ही है, वही राजधानी है, तो बता दीजिएगा। कौन जो है एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था, तो आप क्या कहेंगे? बराहमिहिर जो है खगोल शास्त्री थे। मध्य प्रदेश के जो है कायथा, ये उज्जैन में पड़ता है, वहाँ पर जो है जन्मे हुए थे। ये क्या है? धन्वंतरी जो है किससे संबंधित थे? औषधि विज्ञान से संबंधित थे, भगवान धन्वंतरी। अमर सिंह जो है इन्होंने शब्द रचना के लिए ग्रंथ लिखा हुआ था जिसका नाम था क्या? शब्दकोश सशलक जो है फलक ज्योतिष से। इन्होंने पंच सिद्धांत का ग्रंथ लिखा हुआ था, बराहमिहिर और बृहत संहिता भी जो है लिखी हुई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के जो है दरबार में थे। देखिएगा भाई साहब यहाँ भी ऐसे लिखा हुआ है। उन्होंने त्रिकोणमिति और खगोल विज्ञान में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ था। विक्रम संवत और शक संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर है? देखिएगा विक्रम संवत बात करेंगे तो ये उज्जैन के राजा जो विक्रमादित्य थे, इन्होंने जो है 57 ईसा पूर्व में क्या किया था? शुरू किया था। 57 ईसा पूर्व में जो है शुरू किया हुआ था और शक संवत जो है कनिष्क द्वारा जो है 78 ईस्वी में क्या किया गया था? शुरू किया गया था। 78 ईस्वी में शुरू किया गया था। देखिएगा ईसा पूर्व आप जानते हैं कि ईसा पूर्व जो है उल्टा चलता होता है, तो मान लीजिएगा यहाँ पर जो है 0 रहा होगा, यहाँ पर 0, तो इधर से आएँगे तो 57 होगा, फिर 56 होगा, 55 इसी प्रकार से जो है 0 तक आएगा। फिर जो ईस्वी चलेगी 1 से शुरू होगी, तो इनके बीच का जो क्या कर लेना है आपको? अंतर निकाल लेना है। तो इधर जो हो जाएँगे आपके 58 साल हो जाएँगे, इधर से 57 से 0 आने तक 58 साल हो जाएँगे और इधर देखेंगे तो आपके कितने हो जाएँगे? ये 78 जो है इधर हो जाएँगे। इन दोनों को क्या करेंगे अगर आप ऐड करेंगे, तो क्या निकल कर के आएगा? जोड़ूँ मैं, 135 वर्ष जो है आपका निकल कर के आएगा। मैं सोच रहा था भाई मेरा जोड़ तो सही गलत आ रहा है। 8, 8, 16 के नीचे यहाँ से लाइए 1, 7, 5 क्या होता है 12, 1, 13, 136 साल निकल के आया। कहीं एक खा गया होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 135 वर्ष जो है सही हो जाएगा। इन दोनों के बीच में क्या है? 135 साल का अंतर है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। विक्रम संवत जो है 57 ईसा पूर्व और शक संवत जो है 78 ईसा पूर्व का है। मैंने 58 लिख दिया हो भाई, वहाँ 58 क्यों जोड़ रहा हूँ? 57 ही जोड़ना चाहिए मुझे। ठीक है, तो 57 प्लस जो है 78 हो जाएँगे, 135 वर्ष हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है शक संवत पर आधारित है, ध्यान रखिएगा। देखिएगा मंदिर दिए हुए हैं और कौन-सा मंदिर किस स्थान पर है, बताइएगा। 10 अवतार मंदिर जो है गुप्त काल का मंदिर है, झांसी में देखने को मिल जाएगा। शिव मंदिर जो है भूमरा का शिव मंदिर, ये आपको नागौद में मिल जाएगा, सतना में। विष्णु मंदिर तिगवा का, ये भी जबलपुर में मिल जाएगा। और जो पार्वती मंदिर रचना कुठार में, बस सीधे-सीधे दिए हुए हैं, ये पन्ना में मिल जाएगा आपको। तो ABCD मिला दीजिएगा 1, 2, 3, 4, यही आपका ए ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिएगा, ये सभी गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर हैं और 10 अवतार मंदिर जो है पंचायतन शैली का प्रथम उदाहरण माना जाता है और ये मंदिर मुख्य रूप से पत्थर से निर्मित हैं। ठीक है, चलिएगा। राजतरंगिणी के अनुसार जो है श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो आप क्या बताएँगे? श्रीनगर की स्थापना जो है ये अशोक द्वारा की गई थी भाई साहब, किसके द्वारा? अरे बताइएगा, रुक जाइए, पीछे आ जाओ। किसके द्वारा की गई थी? तो आप कहेंगे अशोक द्वारा जो है श्रीनगर की स्थापना की गई थी। अशोक पहले जो है शैव धर्म का जो है अनुयायी था, वहाँ पर एक मंदिर भी बनवाया हुआ था। दशरथ जो है गुफा, ध्यान रखिएगा, अजीवक धर्म के लिए गुफा बनवाई हुई थी। बिंदुसार ध्यान रखिएगा, ये भी क्या है? अजीवक धर्म का अनुयायी है।
और चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म का अनुयायी है। कौन से? जैन धर्म का अनुयायी। चलिएगा, राजतरंगिणी के लेखक, राजतरंगिणी क्या है? एक पुस्तक है और इसके लेखक कौन है? कल्हड़ हैं, ध्यान रखिएगा। ये कश्मीर के इतिहास पर आधारित क्या है? पुस्तक है। अशोक ने बितस्ता यानी कि झेलम नदी के किनारे श्रीनगर नगर की क्या की थी? ऋग्वैदिक काल में अघन्या शब्द किसके लिए आया हुआ है? ना मारने योग्य, आप कहेंगे गाय के लिए ये शब्द आया हुआ, ठीक है। तो गाय को जो है पवित्र और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण माना गया था। गाय की हत्या करने वाले के लिए मृत्यु दंड या देशद्रोह या देश निकालने का जो है प्रावधान था, ध्यान रखिए। जो गायों के लिए युद्ध लड़े जाते थे उन्हें क्या कहा जाता था? कविष्टि कहा जाता था, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? आप कहेंगे बख्तियार खिलजी था। जो अलाउद्दीन सॉरी मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम थे उसमें से एक गुलाम था बख्तियार खिलजी। इसने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? आप कहेंगे बिहार पर है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आप कहेंगे कुमार गुप्त द्वारा जो है इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी, गुप्त शासक। आगे बढ़ जाते हैं। यह मोहम्मद गौरी का क्या था? एक सेनापति, ये गुलाम था। 1193 ईस्वी के आसपास उसने नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट कर दिया था। नालंदा की स्थापना कुमारगुप्त द्वारा की गई। लास्ट प्रश्न है, अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिएगा, अद्वैतवाद जो है शंकराचार्य ने दिया हुआ था। माधवाचार्य ने जो दिया हुआ था वो कौन सा दिया हुआ था? जो है रामानुजाचार्य, देखेंगे द्वैतवाद इन्होंने दिया हुआ था, द्वैतवाद। और माधवाचार्य ने दिया हुआ था द्वैताद्वैतवाद, ठीक है। द्वैता नहीं मतलब इन्होंने दिया हुआ था, माधवाचार्य ने जो दिया हुआ था द्वैतवाद। अगर इन्होंने दिया हुआ था रामानुजाचार्य, तो निम्बार्काचार्य का है आपका द्वैताद्वैतवाद। क्या है आपका? द्वैतवाद। और ठीक है, और इधर हो जाएगा आपका द्वैताद्वैतवाद। और वल्लभाचार्य का है आपका शुद्धाद्वैतवाद। माधवाचार्य का जो क्या भाई, इधर देखिए गलत हो गया, कुछ गड़बड़। इधर तो सही है, माधवाचार्य का शायद द्वैतवाद है। इनका नारा था, मतलब शंकराचार्य के बारे में देखिएगा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। देखिए जगन मिथ्या, मैं शब्द लिख देता हूँ कई बार, जगत मिथ्या, तो इसका संधि विच्छेद करोगे तो जगत मिथ्या ही आ जाएगा। तो ये मत कहिए गलत बोल रहा है भाई साहब। तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या मतलब सत्य जो क्या है संसार में ब्रह्म है, बाकी जो जगत ये है, ये संसार जो है वो क्या है? मिथ्या है। यानी कि मिथ्या किसे कहते हैं? जो वास्तविकता को न देख पाए, झूठा हो। झूठ मिथ्या नहीं होता भाई, मिथ्या का मतलब धोखा होता है। इन्होंने भारत के 4 कोनों पर क्या किए थे? 4 मठ स्थापित किए हुए थे शंकराचार्य ने। इनका जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? केरल के कलादी ग्राम में हुआ था। और इन्हें प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है, यानी कि छुपा हुआ बौद्ध जो है। छुपा हुआ का मतलब ये नहीं है कि लुके हुए हैं ये, इसका मतलब ये है कि शारीरिक दृष्टि से बाहर से सबके आगे क्या थे? बौद्ध हिंदू धर्म, सनातन धर्म के थे। लेकिन कई लोग इन पर जो है आरोप लगाते हैं कि आंतरिक जो इनका आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, दार्शनिक व्याख्या है, वो क्या है? बौद्ध धर्म के अनुसार है। इन्होंने जो है उपनिषदों पर, ब्रह्म सूत्र पर जो है भाष्य लिखा हुआ। ये भाई साहब क्या हो जाती है, चीज़ें अपने कंप्लीट हो जाती हैं। 25 क्वेश्चन जो करने में हमने क्या लिया है, बहुत सारा समय लिया हुआ है, लेकिन कंटेंट भी जो है आपको चीज़ें दी हुई। तो चलिएगा, इसी प्रकार से जुड़े रहने के लिए थैंक यू। मज़ा आ रहा है तो भाई कम से कम अपनी जो है कि हम योग्यता से क्या कर रहे हैं, आपको प्रभावित कर रहे हैं, ये भी क्या है एक प्रकार का अच्छी बात है। चलिए, धन्यवाद।